Good morning, everyone. Am I audible? Am I audible? Am I audible now? Yes, sir. Okay, okay, great. Mm, okay, okay. I hope सबको screen visible है, slide सबको visible Yes, sir. है. Okay, great. So yesterday we talked about the SC joint, the AC joint, and then the ST joint, है ना? Sternoclavicular की हमने बात करी. Then we talked about the acromioclavicular, and then we eventually talked about sorry, the scapulothoracic joint. Today we will be discussing the GH joint, the last and the final joint of the shoulder complex, that is the GH joint, or you can say the major joint of the shoulder complex, you know, or we can call it as the shoulder joint as well. Okay, great. So अब first of all we can see, can anyone tell me anything about the shoulder joint? किन किन बोन्स के बीच में होता है, किस किस टाइप का जॉइंट बनता है यहाँ पे, कौन कौन सी मूवमेंट होती है, एनीथिंग? So, ball and socket type of synovial joint, ओके. head of humerus and glenoid fossa पे scapula के बीच में बनता है, sorry. हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनॉइड फोसा Glenoid ऑफ, fossa हाँ, of स्कैपुला scapula. के बीच में बनता है. ओके, एग्जैक्टली. एंड ठीक है, कौन कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास प्रेजेंट होता है इन जी एच जॉइंट, कोई बताना में चाहे? 4 degree 4. of freedom. हाँ, ओके, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ, आई थिंक फोर्थ आप बोल रहे हो, जो सर्कमडक्शन की आप बात करना चाह रहे हो, आई गेस. Yes, sir. हाँ, ओके, तो वैसे वैसे नॉर्मली हम देखते हैं एक्चुअली वी हैव गॉट 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम: फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड एबडक्शन, एडक्शन एंड, Abduction, हाँ, adduction, है ना. internal, external rotation and circumduction. एंड इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, देखो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, एंड नो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री जो हम बोलते हैं, दैट इज एज अ होल, दैट इज कॉल्ड एज सर्कमडक्शन. तो कहीं पे लिखा होता है कि सर्कमडक्शन एज अ फोर्थ डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट एक्चुअली वी हैव गॉट 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड देन फोर्थ जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है. Okay, so the same thing is written here. We have got the flexion, extension, abduction, adduction, and internal external rotation. I hope किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है. This is flexion, extension, है ना, abduction, adduction, and internal external rotation. देर इज़ अ क्वेश्चन, आई थिंक किसी ने पूछा था मेरे से कि अगर हम इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन अगर हम शो करना चाहते हैं, आपके हिसाब से आप कैसे इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन शो करोगे? एल्बो फ्लेक्जन के साथ में इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन हम ज़्यादा एफिशिएंटली शो कर सकते हैं, या एल्बो एक्सटेंशन के साथ में इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन ज़्यादा एफिशिएंटली शो कर सकते हैं, अगर हम जी एच जॉइंट का इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन की बात कर रहे हैं? किसी को आइडिया? एल्बो एक्सटेंशन के साथ में ज़्यादा एफिशिएंटली होगा। नहीं Extension नहीं, के साथ ज़्यादा एफिशिएंटली जी एच जॉइंट का इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन. देखो, जब हमारा एल्बो एक्सटेंशन है, तो उस टाइम पे जब हम इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे रेंज ऑफ मोशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है. क्या ये कम्प्लीटली हमारा जी एच जॉइंट की वजह से ही है? आई डोंट थिंक सो. देखो, जब मैं, हाँ, है ना, जब मैं शोल्डर को इंटरनल रोटेशन में लेके जा रहा हूँ, तो उसके साथ में मेरा एल्बो का प्रोनेशन भी तो हो रहा है ना. तो इसका मतलब इस टाइम पे मैं क्या कहते हैं, प्योरली सिर्फ जी एच जॉइंट इंटरनल रोटेशन की बात नहीं कर रहा, है ना. यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, देखो मैं कितना ज़्यादा, मैं कंप्लीटली आई कैन जस्ट, मैं पूरा क्या कहते हैं, कितना 360 डिग्री पूरा का पूरा टर्न कर पा रहा हूँ हाथ को. तो इसका मतलब इंटरनल रोटेशन के साथ में यहाँ पे मेरा प्रोनेशन भी साथ में जुड़ा हुआ है. तो इट मीन्स अभी मैं सिर्फ एफिशिएंटली सिर्फ इंटरनल रोटेशन की बात नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स में कर दूँ, अब मैं सिर्फ 90 डिग्री इंटरनल रोटेशन एंड 90 डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन प्रोवाइड कर सकता, मतलब कर सकता हूँ जी एच जॉइंट पे. इट मीन्स तभी हम गोनियोमेट्री जब करते हैं,
तो गोनियोमेट्री के टाइम पे हम एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स करते हैं, उसके बाद में हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन की बात करते हैं ना, तब हम प्योरली सिर्फ जी एच जॉइंट इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन का रेंज ऑफ मोशन मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एल्बो एक्सटेंशन के साथ अगर हम मेजर करेंगे, लेट्स से अगर हम एल्बो एक्सटेंशन के साथ यहाँ से मेजर करना शुरू करूँ तो ये तो काफ़ी ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोनेशन एज वेल एज इंटरनल रोटेशन, या फिर एक्सटेंशन एंड सुपिनेशन। तो इसलिए हम एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्शन में लाके तब हम रेंज ऑफ मोशन मेजर करते हैं शोल्डर का, जी एच जॉइंट का। आई होप सबको ये आइडिया लगा, ठीक है? ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन की हमने बात कर ली, एंड इट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, बिकॉज बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, बिकॉज साइनोवियल जॉइंट की अगर हम बात करें इट मीन्स हमारे पास एक प्रॉपर जॉइंट कैप्सूल, जैसे हम हिप जॉइंट की बात करते हैं या फिर नी जॉइंट में भी सेम होता है, हमारे पास एक प्रॉपर जॉइंट कैप्सूल होता है। जॉइंट कैप्सूल के अंदर हमारे पास जो इनर लाइनिंग ऑफ लेयर ऑफ साइनोवियल, जो जॉइंट कैप्सूल होता है वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करता है वो, है ना, एंड दैट इज़ फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स एज वेल एज स्ट्रक्चर को एज अ होल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और सब चीज़ें, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर एक साइनोवियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट मीन्स here the ball is the head of humerus and the socket is the glenoid fossa, but it is not that you can say not that stable, है ना, इसकी स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल है। अगर हम जी एच जॉइंट की बात करते हैं, हम कह सकते हैं इट इज़ द लीस्ट स्टेबल जॉइंट अगर हम कंपेयर करते हैं सारे के सारे बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स को, है ना। एंड अगर कंपेयर करते हैं हम हिप जॉइंट से, तो हिप जॉइंट की कंपैरिजन में हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, एंड ऑफकोर्स वहाँ पे स्टेबिलिटी की हमें ज़्यादा ज़रूरत है ही, बिकॉज प्रॉपर वहाँ पे वेट बेयरिंग हो रही है। यहाँ पे हैंड के ऊपर हम इतना वेट बेयर तो नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हमें नहीं मिलेगी, बट मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से वी कैन यूज़ द अपर लिम्ब फॉर लाइक यू कैन से अ वास्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स, है ना, बिकॉज इसकी मोबिलिटी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिप जॉइंट। ओके, नाउ we have talked about these terms, but let's talk about this again. तो यहाँ पे here we can see we have got two different angles. First of all, this angle that is called as angle of inclination, another one that is called as angle of torsion. यहाँ तक तो हम सब मतलब normally पढ़ते ही हैं कि angle of inclination and angle of torsion. Angle of inclination simply means this is the head of humerus, this is the shaft of humerus. तो अगर एक एक्सिस में पास करता हूँ थ्रू द हेड नेक पार्ट, है ना, एंड दूसरा एक्सिस में पास करता हूँ थ्रू शाफ्ट, तो जो हेड नेक एंड शाफ्ट के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंड आई थिंक ये सबको पता होगा, इफ देर इज अ लेट्स से वैल्गस फोर्स ऑन द नेक ऑफ ह्यूमरस, उस केस में एंगल क्या होगा, एंगल विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर वैल्गस फोर्स आ जाता है इट विल इंक्रीज, है ना, एंड अगर वैरस होता है तो इट विल डिक्रीज। ओके, यहाँ तक हमें समझ आ गया। इसके अलावा द सेकेंड एंगल दैट वी आर सपोज टू टॉक अबाउट इज द एंगल ऑफ टॉर्जन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, ये एंगल आपको क्या लगता है किस प्लेन के अलॉन्ग बनना चाहिए? अगर हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, एक एक्सिस ऐसे एक एक्सिस ऐसे, तो ये इस प्लेन के अलॉन्ग बन रहा है ना, फ्रंटल, दैट इज फ्रंटल प्लेन। हाँ, ये मेरा फ्रंटल प्लेन है, और कॉर्नल प्लेन, तो कॉर्नल प्लेन के अलॉन्ग मेरा ये एक्सिस एंड ये एक्सिस, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करना चाह रहा हूँ दूसरे एंगल की, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ टॉर्जन। एंगल ऑफ टॉर्जन के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। अभी तो हम इसको आप इसको फ्रंटल मतलब व्यू से देख रहे थे, अगर हम इसको सुपीरियर व्यू से अगर हम देखें, मतलब कि बर्ड्स आई व्यू से देखें ना, लेट्स से अगर हमारे पास ये हमारे पास ह्यूमरस है, इसको हम अगर मैं ऊपर से देखता हूँ, इस केस में अब मैं एक्सिस बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो एक्सिस अगेन मुझे दो एक्सिस बनाने पड़ेंगे। एक मेरा एक्सिस कौन सा बनेगा, एक होगा मेरा जो कि हेड के थ्रू पास करेगा, एंड दूसरा एक्सिस जो होगा वो डिस्टल जो कॉन्डाइल्स है, देखो यहाँ पे अगर हम आप देख पा रहे हो कि एक एक्सिस जो है वो हमारा हेड एंड यू कैन से ग्रेटर ट्यूबरकल से पास कर रहा है ना, एंड दूसरा एक्सिस जो है वो हमारा डिस्टल कॉन्डाइल से पास करता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा मीडियल कॉन्डाइल होगा, ये लैटरल कॉन्डाइल है, बिकॉज हेड ऑफ ह्यूमरस यहाँ पे है, तो ये मीडियल साइड है, मीडियल कॉन्डाइल है, लैटरल कॉन्डाइल है। तो एक एक्सिस थ्रू द यू कैन से थ्रू द डिस्टल कॉन्डाइल्स एंड एक एक्सिस थ्रू द हेड एंड जीटी, ठीक है। अब बात ये कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि जो डिस्टल यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो डिस्टल क्या कहते हैं जो एक्सिस पास कर रहा है यहाँ से ना, वो डिस्टल एक्सिस को हम उठा के ऊपर ले आते हैं, तो ऑब्वियसली तभी तो हमें एंगल सही से देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एंगल है ये एंगल फॉर्म हो रहा है अलॉन्ग द ट्रांसवर्स प्लेन, ये एंगल अलॉन्ग द ट्रांसवर्स प्लेन फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों एक्सिस जो है वो दोनों एक ही प्लेन के अलॉन्ग प्रेजेंट है। या तो आप डिस्टल एक्सिस को, ये वाला, क्योंकि ये तो डिस्टल ही प्रेजेंट है ना ये वाला एक्सिस, तो या तो इसको उठा के आप प्रॉक्सिमली ले आओ इसके प्लेन के अलॉन्ग,
या फिर इस वाले एक्सिस को उठा के आप नीचे की तरफ लेकर आ जाओ इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, इस वाले प्लेन की, इस वाले एक्सिस का जो प्लेन है उसके अलॉन्ग। एंड उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसवर्स प्लेन है उस प्लेन में अब जो हमारा एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ टॉर्जन। ये सबको समझ आया कि नहीं? यस सर। देखो हाँ, क्योंकि इसमें ना एक्चुअली कई लोगों का डाउट होता है कि ये वाला जो एक्सिस है ये प्रॉक्सिमल है, ये वाला जो एक्सिस है ये डिस्टल है। आई थिंक इतना सबको समझ आया। ये एक्सिस डिस्टली, बिकॉज हाँ हम अगर सुपीरियर व्यू से अगर इसको देख रहे हैं, हमें यहाँ पे शाफ्ट तो इतना क्लियरली देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन हमें प्रॉक्सिमल जो हेड पार्ट है एंड डिस्टल जो कॉन्डाइल्स है ये हमें अच्छे से देखने को मिल रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये वाला एक्सिस डिस्टली प्रेजेंट है, ये वाला एक्सिस प्रॉक्सिमली प्रेजेंट है। इतना सबको क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, ओके। तो आपको दोनों में से किसी एक एक्सिस को उठा के दूसरे एक्सिस के लेवल पे लेकर आना पड़ेगा, तभी हम इस एंगल की बात कर सकते हैं, ठीक है। वरना देखा जाए तो अगर इसी तरह से होगा तो फिर तो एक एक्सिस यहाँ पे है, दूसरा एक्सिस यहाँ पे है, तो वो एंगल नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें दोनों को उठा के एक लेवल पे लेकर आना पड़ेगा, तब हम उस एंगल की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ टॉर्जन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे है क्या एंगल ऑफ टॉर्जन। नॉर्मली अगर हम देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा ऑलमोस्ट 130 टू 150 डिग्री है, एंड एंगल ऑफ टॉर्जन हमारा ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। अब इतना तो चलो ठीक है, ये सब हमें बुक में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखो यहाँ पे है, वी कैन सी ये हमारा ह्यूमरस है, इसका ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ह्यूमरस, दिस पर्टिकुलर ह्यूमरस, एंड दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस ह्यूमरस। ये इसका मीडियल साइड है, ये इसका लैटरल साइड है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि नॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है, ठीक है, वो किस तरफ डायरेक्टेड होता है? क्या वो पोस्टीरियरली डायरेक्टेड है, क्या वो एंटीरियरली डायरेक्टेड है? मतलब किस तरफ उसका डायरेक्शन है? इसको मैं फिर से फ्रेम करता हूँ क्वेश्चन को। पोस्टीरियरली देखो, मतलब ये है ना, जैसे ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है, इसको हम सुपीरियर व्यू से देख रहे हैं। दिस इज द एंटीरियर साइड, दिस इज द पोस्टीरियर साइड। तो थोड़ा सा पोस्टीरियरली, थोड़ा सा पीछे की तरफ, मतलब कुछ ऐसे हम देखते हैं नॉर्मल इंक्लिनेशन, नॉर्मल जो होता है, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है थोड़ा सा पीछे की तरफ फेस कर रहा होता है, ये हमारा नॉर्मल प्रेजेंटेशन है ह्यूमरस का। ये सबको समझ आया कि नहीं? देखो यहाँ पे भी ह्यूमरस जो है, इसका हेड जो है वो, ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यस ठीक है, तो इट मीन्स अगर हेड ऑफ ह्यूमरस, अगर नॉर्मल प्रेजेंटेशन है इसका, तो अगर नॉर्मल प्रेजेंटेशन हेड ऑफ ह्यूमरस का पीछे की तरफ अगर फेस करता है, तो इस केस में अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इफ इट इज इंक्रीजिंग, इन दैट केस हेड ऑफ ह्यूमरस में क्या होना चाहिए? इट शुड गो इनटू एंटीवर्जन और रेट्रोवर्जन। इस इमेज को अगर आप देख के क्या बताना चाहोगे? एंटीवर्जन मीन्स हेड ऑफ ह्यूमरस मूव्स एंटीरियरली, रेट्रोवर्जन मीन्स हेड ऑफ ह्यूमरस मूव्स पोस्टीरियरली। अब यहाँ पे जस्ट सिंपल कॉमन सेंस है ये कि एंगल अगर हम इंक्रीज करते हैं ये वाला, तो उस केस में ये एक्सिस हमारा कुछ ऐसे पास करना चाहिए, है ना। तो उस केस में हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस पीछे की तरफ नहीं मूव करेगा, इट शुड मूव मोर पोस्टीरियरली और इट शुड गो इनटू मोर रेट्रोवर्जन। तभी तो हमारा एंगल जो है, एंगल कुछ ऐसा बनेगा, एंड तभी तो हम बोलेंगे हमारा एंगल ऑफ टॉर्जन जो है वो इंक्रीज हुआ है। ये सबको समझ आया कि नहीं आया? यस सर। निशा आपको आया? बाकी सब यस सर। ओके। ज़्यादा मेरे को इस पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, बिकॉज इसके बेसिस पे हमको ये लाइन समझनी है। ये लाइन हमें तभी समझ आएगी जब हम इसकी बात करेंगे। सबको सब एक बार आई जस्ट वांट रिस्पॉन्स, प्रॉपर एक रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को। सबको समझ आई ये बात कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है, ठीक है, दैट इज़ अ बिट पोस्टीरियरली, ठीक है, लोकेटेड, बिकॉज ठीक है, ओके। तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस जो है दैट इज़ अ बिट पोस्टीरियर। दैट्स वाई अगर हमारा एंगल ये इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स हम अगर कोई आपको बोलता है कि एंगल ऑफ टॉर्जन इंक्रीज करता है, आप उससे ये भी बता सकते हो कि इसका मतलब है कि हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, और यू कैन से हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो रेट्रोवर्जन में जा रहा है, ठीक है। लेकिन फीमर में इसका अपोजिट होता है। फीमर में अगर आप देखोगे, नॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर जो होता है दैट इज़ अ बिट एंटीरियर टू द डिस्टल कॉन्डाइल्स। वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि नॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर जो है दैट इज़ अ बिट एंटीरियर। तो फीमर के केस में अगर एंगल ऑफ टॉर्जन इंक्रीज कर रहा है, तो इट मीन्स वो एंटीवर्जन में जा रहा है। इसको आप नोट कर लो कहीं पे कि इफ़ द एंगल ऑफ टॉर्जन इंक्रीजेज इन केस ऑफ ह्यूमरस, इट मीन्स इट इज़ गोइंग इनटू ह्यूमरल रेट्रोवर्जन।
But if the angle of torsion increases in case of femur, it means the femur is going into anteversion or femoral head is going into anteversion. एंड आई होप सबको एंटीवर्जन एंड रेट्रोवर्जन का मतलब क्लियर है. हेड ऑफ ह्यूमरस अगर आगे की तरफ फेस करते दैट इज कॉल्ड एज एंटीवर्जन, हेड ऑफ ह्यूमरस पीछे की तरफ फेस करते दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोवर्जन. ठीक है, Yes, sir. ओके ग्रेट. यहाँ तक अगर हमें समझ आ गया तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इट सेज कि इंक्रीज ह्यूमरल रेट्रोवर्जन विल रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रेंज ऑफ लैटरल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस एंड रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मीडियल रोटेशन. ठीक है, देखो यहाँ पे अगेन अगेन अगर इस लाइन को हम देखते हैं, इंक्रीज ह्यूमरल रेट्रोवर्जन, हेड ऑफ ह्यूमरस इट इज गोइंग posteriorly, and because of that what we see that there is an increased range of lateral rotation and a decreased range of medial rotation. Okay, again here we can see, देखो this is the glenoid fossa and this is the head of humerus. अब देखो, अब यहाँ पे ये बोलना ये चाह रहा है कि if there is humeral retroversion, अगर humeral retroversion है it means head of humerus हमारा posteriorly आ गया है. ठीक है, this is the glenoid fossa and head of humerus हमारा posteriorly, this is the you can say deformity है ना, normal presentation नहीं है humerus का, but ये deformity है जहाँ पे humeral head जो है that is come into retroversion. बट डू यू थिंक कि अगर ह्यूमरल हेड रेट्रोवर्जन में होगा, क्या वो जॉइंट कैप्सूल को छोड़ के पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, या फिर क्या वो अपना क्या कहते हैं प्रॉपर जॉइंट स्ट्रक्चर को छोड़ के क्या वहाँ पे क्या कहते हैं डिसलोकेशन होगा? Sir. नहीं डिसलोकेशन नहीं होगा ना. देखो क्या आपने किसी केस में देखा है? हाँ, जॉइंट कैप्सूल के अंदर रहेगा ना, जॉइंट कैप्सूल के अंदर ही रहेगा. देखो कहीं पे भी इवन हम फीमर में भी अगर देखते हैं कि अगर हेड ऑफ ह्यूमरस अगर एंटीवर्जन में गया है या रेट्रोवर्जन में गया है, उसकी वजह से हमें आगे टो इन गेट या टो आउट गेट देखने को मिलता है. लेकिन हम कभी ये तो नहीं देखते ना कि हेड ऑफ फीमर या हेड ऑफ ह्यूमरस डिसलोकेट हो गया है, वो तो अपनी जगह पे ही है. ठीक है, तो इट मीन्स हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो तो रेट्रोवर्जन में गया, लेकिन हेड ऑफ ह्यूमरस अपनी जगह को तो नहीं छोड़ेगा. तो इट मीन्स अगर ऐसा प्लेसमेंट है, ये हमारा मतलब डिफॉर्मिटी है, रेट्रोवर्जन में है हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस, इट मीन्स हमारे जो शाफ्ट है, शाफ्ट को कंपनसेशन शो करना पड़ेगा ताकि हेड ऑफ ह्यूमरस प्रॉपर इंटैक्ट रहे हमारा ग्लिनॉइड फोसा के साथ में, ताकि हमारा जॉइंट जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे. सबको ये बात समझ आई कि नहीं? देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हेड ऑफ ह्यूमरस रेट्रोवर्जन में है. अब ये डिफॉर्मिटी तो हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन हमारा ग्लिनॉइड फोसा यहाँ पे प्रेजेंट है. तो इट मीन्स कि हमारा पूरा का पूरा जो शाफ्ट है उसको लैटरल रोटेशन में जाना पड़ेगा, तब अब हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो प्रॉपर प्लेस हो सकता है विद द ग्लिनॉइड फोसा, है ना. तो इट मीन्स हमारा शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस जो है दैट हैज़ कम इनटू अ लैटरल रोटेशन ना. तभी अगर आपको रेट्रोवर्जन का केस देखने को मिलेगा इन केस ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस. अगर हेड ऑफ ह्यूमरस का रेट्रोवर्जन है तो इन दैट केस आपको शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस जो है वो थोड़ा सा आपको लैटरली रोटेटेड देखने को मिलता है उन केसेस में. सबको ये बात समझ आई कि नहीं? मतलब हेड ऑफ हम रेट्रोवर्जन में तो बात कर रहे हैं कि हेड ऑफ ह्यूमरस ही अब मतलब पीछे की तरफ मूव कर गया है, लेकिन हमारा कैप्सुलर लिगामेंटस की जो स्टेबिलिटी है स्ट्रक्चर्स की, तो उसकी वजह से हमारा जो शाफ्ट है उसको कंपनसेशन शो करना पड़ेगा, तभी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहेंगे, है ना, तभी हमारा जीएच जॉइंट इंटैक्ट रहेगा. तो इट मीन्स तब उसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा लैटरल रोटेशन जो है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है एंड मीडियल रोटेशन का रेंज जो है वो कम मिलता है हमें इन केस ऑफ रेट्रोवर्जन. एंड इसका अपोजिट अगर एंटीवर्जन हुआ तो उस केस में हमारा शाफ्ट जो है वो मीडियल रोटेशन में जाएगा, एंड इन दैट केस हम उल्टा बोलेंगे, हम बोलेंगे मीडियल रोटेशन इंक्रीज है एंड लैटरल रोटेशन डिक्रीज है, जहाँ पे हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो एंटीवर्जन में है. सबको ये बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सेम चीज़ आप देख सकते हो अगेन फीमर में अगर एंटीवर्जन अगर है तो फीमर में अगर हेड ऑफ फीमर अगर एंटीवर्जन में है ना, बट अगेन कांटेक्ट में तो रहना ही पड़ेगा ना हेड ऑफ फीमर एंड एस्टेबुलम को. तो एंटीवर्जन में है, लेकिन अब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हमें इस तरफ मूव करना पड़ेगा या कंपनसेशन शो करना पड़ेगा शाफ्ट को, तभी स्ट्रक्चर्स हमारे कांटेक्ट में रहेंगे. इट मीन्स हमारा जो टो है वो टो अंदर की तरफ मूव करेगा ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि टो इन गेट हमें देखने को मिलेगा. इन केस ऑफ एंटीवर्जन ऑफ फीमर टो इन गेट हमें देखने को मिलेगा, एंड इन केस ऑफ रेट्रोवर्जन हमारा कंपनसेशन इस तरह से होगा जहाँ पे टो जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, तभी हमें टो आउट गेट देखने को मिलेगा. ठीक है, इसको हम फिर से आगे जाके फीमर में देखेंगे, बट आई होप सबको ये चीज़ आइडिया लगा कि हेड ऑफ ह्यूमरस या हेड ऑफ फीमर का जो डिफॉर्मिटी है, अगर वो एंटीवर्जन में है रेट्रोवर्जन में,
उसकी वजह से शाफ्ट जो है, शाफ्ट कंपनसेशन शो करता है, तब हम देखते हैं कि वो इंक्रीज लैटरल रोटेशन में होता है या इंक्रीज मीडियल रोटेशन में होता है। सबको ये बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. समझ गया सर। ठीक है, ओके। सेम चीज तो बुक में ये सिर्फ लाइन लिख दी गई है कि इंक्रीज ह्यूमरल रेट्रोवर्जन विल रिजल्ट इन इंक्रीज रेंज ऑफ लैटरल रोटेशन एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड रिड्यूस रेंज ऑफ मीडियल रोटेशन। लेकिन इसका रीजन बेसिकली ये है बिकॉज इवेंचुअली हमारा जो जॉइंट है, जो हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनॉइड फोसा है, उसको तो अपने जॉइंट कैप्सूल के अंदर ही रहना है, ठीक है। वहाँ तो हम डिसलोकेशन का कोई चांस नहीं है वहाँ पे। तो इसका मतलब ना, द शाफ्ट हैज़ टू शो द कंपनसेशन, है ना, उसकी वजह से हम वहाँ पे लैटरल रोटेशन या मीडियल रोटेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ूँ मैं? Yes, sir. ओके, ग्रेट। ठीक है, अब इसके ऊपर काफ़ी कॉमनली ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब हर ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नाउ द थिंग इज कि टॉकिंग अबाउट ग्लिनॉइड लैब्रम, ठीक है, ग्लिनॉइड लैब्रम वी नो वी हैव गॉट यू कैन से स्ट्रक्चर बिटवीन बोथ द बोनी स्ट्रक्चर जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस एंड, बिकॉज ऑफ कोर्स नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनॉइड फोसा के बीच में आर्टिकुलेशन बहुत कम है, बहुत कम एरिया आर्टिकुलेट कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स दोनों बोन्स अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, वहाँ पे बोनी इरोजन का चांस ज़्यादा है। तो इवेंचुअली बीच में हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करे, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन सी कि काफ़ी लिगामेंट्स एंड काफ़ी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जो कि इसके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो here we can see first of all increases the total amount of available articular surface of the glenoid fossa, है ना, because normally here we can see कि सिर्फ इतना एरिया ऑफ द ग्लिनॉइड फोसा, अगर इस इमेज में देख सकते हैं, इतना एरिया ऑफ ग्लिनॉइड फोसा कॉन्टैक्ट में हेड ऑफ ह्यूमरस के। लेकिन अगर यहाँ पे लैब्रम आ जाता है तो वो काफ़ी अच्छे से कॉन्टैक्ट बनाता है विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि इट इंक्रीजेज द आर्टिकुलर सर्फेस। आर्टिकुलेशन मीन्स कितना अमाउंट टच कर रहा है, कितना अमाउंट कॉन्टैक्ट कर रहा है हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ में ग्लिनॉइड फोसा का। Apart from that, we can see it provides resistance to humeral head translation, of course, because you know with flexion, extension and all those movements हमारा head of humerus का translation भी होगा inferior, anterior, posterior जो भी है। तो उसके लिए एक friction provide करना, तो वो भी हमारा glenoid labrum जो है वो provide कर सकता है। ओके, joint, ओके, किसी को कोई डाउट है? निशा कुछ बोलना चाह रहे हो? ओके, ठीक है। तो ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन सी इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर दिस लिगामेंट्स। वी कैन सी द GH लिगामेंट्स। GH लिगामेंट्स की हमने बात करी थी ना एनाटॉमी में भी। वी हैव गॉट सुपीरियर GH लिगामेंट, मिडल GH लिगामेंट एंड देन इंफीरियर GH लिगामेंट के दो बैंड्स होते हैं, एंटीरियर बैंड ऑफ इंफीरियर GH लिगामेंट एंड द पोस्टीरियर बैंड ऑफ इंफीरियर GH लिगामेंट। इन तीनों, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, तीनों में से कौन सा लिगामेंट सबसे लैक्स होता है, कोई बताएगा? सबसे लूज कौन सा लिगामेंट होता है? इंफीरियर GH लिगामेंट, है ना। तभी हम देखते हैं एंटीरियर इंफीरियर बहुत कॉमन डिसलोकेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, एक ही चीज़ हो गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या चीज़ें हैं इसमें? हाँ, ठीक है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर द बोनी एजेस, है ना, ताकि बोनी स्ट्रक्चर जो है वो आपस में मतलब वहाँ पे इरोजन ना हो बोन्स का एंड वो सब चीज़ें। तो उसके लिए हमारे पास बीच में एक सॉफ्ट यू कैन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि फोर्स डिसिपेशन वगैरह में हेल्प करता है। ओके, GH लिगामेंट्स के बारे में हमें आइडिया है। हम रिपीट कर रहे हैं सेम चीज़ है ना। सुपीरियर GH लिगामेंट, मिडल GH लिगामेंट, इंफीरियर GH लिगामेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट है। एंड इवेंचुअली सबका मेजरली फंक्शन जो होता है दैट इज टू प्रिवेंट इंफीरियर एज वेल एज एंटीरियर ट्रांसलेशन, एक्सेसिव इंफीरियर एंड एंटीरियर, बिकॉज हेड ऑफ ह्यूमरस के पास तो ज़्यादा चांस इसी का है ना, हेड ऑफ ह्यूमरस के ऊपर सुपीरियर ट्रांसलेशन तो नहीं होगा ना, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ फॉर्म कर रहा है। तो देयर इज अ हाई चांस कि हेड ऑफ ह्यूमरस इंफीरियरली ट्रांसलेट कर सकता है या फिर एंटीरियरली ट्रांसलेट कर सकता है, बिकॉज एंटीरियरली हम देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन काफ़ी कॉमन। तो इसलिए हम वी कैन से दैट दीज स्ट्रक्चर्स आर मेजरली टू प्रिवेंट एक्सेसिव एंटीरियर ट्रांसलेशन एंड एक्सेसिव इंफीरियर ट्रांसलेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज दिस थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम क्लोज पैक पोजिशन। क्या हमने डिस्कस किया है MCPP, मैक्सिमम क्लोज पैक पोजीशन एंड मैक्सिमम लूज पैक पोजीशन? हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि नहीं किया है? Yes, sir. एक एक बार किया है ना। ओके, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। मैक्सिमल क्लोज पैक पोजीशन मीन जैसे कि नाम बता रहा है, हर जॉइंट के पास मैक्सिमल क्लोज पैक पोजीशन होगा एक मैक्सिमल लूज पैक पोजीशन होगा। इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर पोजीशन एक पर्टिकुलर जॉइंट का जहाँ पे वो उसके स्ट्रक्चर्स जो है ना, वो मैक्सिमली क्लोज्ड है और यू कैन से मैक्सिमली टॉटनेस में है। मतलब कि अगर हम GH जॉइंट की बात करते हैं तो वी कैन से विद एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो GH जॉइंट कैप्सूल है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो लिगामेंट्स है, मतलब कैप्सूल लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स जो है वो मैक्सिमल टॉटनेस में आ जाता है ना, मैक्सिमल खिंचाव में आ जाता है। दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज मैक्सिमल क्लोज पैक पोजीशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखते हैं कि कोई
दूसरा पोजीशन जैसे हमारा एडक्शन पोजीशन है, इंटरनल रोटेशन पोजीशन है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो जो स्ट्रक्चर कैप्सुलर लिगामेंटस स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमल लूज में है, मतलब कि लैक्सिटी में मैक्सिमम, तो दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमल लूज पैक पोजीशन, ठीक है, मैक्सिमल क्लोज पैक पोजीशन, मैक्सिमल लूज पैक पोजीशन। एंड मतलब लकीली हमें मतलब मैक्सिमल क्लोज पैक पोजीशन में, मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारा एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन हमारा मैक्सिमल क्लोज पैक पोजीशन होता है जीएच जॉइंट का, जिसमें इसको हम मैक्सिमल क्लोज पैक पोजीशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज या इस पोजीशन में हमारा कैप्सुलर लिगामेंटस स्ट्रक्चर जो है उसकी टॉटनेस मैक्सिमम है। ये हमारा मेन रीज़न है हम क्यों इस पोजीशन को, वाई वी कॉल दिस पर्टिकुलर पोजीशन एज मैक्सिमल क्लोज पैक पोजीशन। लेकिन बाय चांस हमें इसी पोजीशन में मैक्सिमल आर्टिकुलेशन भी देखने को मिलता है बिटवीन द हेड ऑफ ह्यूमरस एंड द ग्लिनोइड फोसा, मतलब कि हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड फोसा जो है वो दोनों आपस में मैक्सिमम एरिया कांटेक्ट में रहते हैं जब हमारा ह्यूमरस जो है वो एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन में रहता है। तो इसलिए हम इसको भी एक एस्पेक्ट हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम क्लोज पैक पोजीशन में मैक्सिमम एरिया ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। लेकिन दैट्स नॉट द केस हर जॉइंट में ना, एक एक्सेप्शन होता है। एक बार मैंने इसको बताया था, एक जॉइंट है जहाँ पे एक्सेप्शन है, जहाँ पे मैक्सिमल क्लोज पैक पोजीशन में मैक्सिमम आर्टिकुलेशन नहीं है। किसी को आइडिया? दैट इज द फीमर ना, सॉरी दैट इज द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पोजीशन की हम बात करेंगे जो कि मैक्सिमम क्लोज पैक पोजीशन है हिप जॉइंट का, लेकिन उस पोजीशन में हेड ऑफ फीमर एंड एसेटाबुलम में मैक्सिमम आर्टिकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर हम एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ हिप जॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम क्लोज पैक पोजीशन, इट मीन्स ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज कैप्सुलर लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स ऑफ द हिप जॉइंट जो है वो मैक्सिमम टॉटनेस में है उस पोजीशन में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर्टिकुलर पोजीशन में हमारा हेड ऑफ फीमर एंड एसेटाबुलम का मैक्सिमम आर्टिकुलेशन नहीं है, उसके लिए हमें दूसरे पोजीशन अटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बाकी सब जॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम क्लोज पैक पोजीशन जिसमें हमारा कैप्सुलर लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स का टॉटनेस मैक्सिमम होता है, लकीली उसी पोजीशन में हमारे दोनों बोनी स्ट्रक्चर्स का आर्टिकुलेशन भी मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम एरिया दोनों बोन्स का एक दूसरे से टच कर रहा होता है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होता है। सबको ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है, ओके। तो ठीक है, दैट बस ये हमें मैक्सिमम क्लोज पैक पोजीशन हमें डिस्कस करना था। इसका एक और रीज़न है, हम यहाँ पे एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन की बात कर रहे हैं ना, ये हम एक बार देख चुके हैं कि एबडक्शन के लिए मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन हमें कब मिलता है, जब हम शोल्डर को इंटरनल रोटेशन में लेकर आते हैं या फिर एक्सटर्नल रोटेशन में। किसमें आपको मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन मिलेगा? एक्सटर्नल रोटेशन में। एक्सटर्नल रोटेशन में ना, लैटरल रोटेशन एंड देन एबडक्शन। तो हम एबडक्शन कंप्लीट करना चाह रहे हैं, यही तो रीज़न है कि हमारा यहाँ पे मैक्सिमम क्लोज पैक पोजीशन में एबडक्शन के साथ में लैटरल रोटेशन क्यों है। सबको समझ आया? मतलब लैटरल रोटेशन के साथ में तो आप मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन अटेन कर पाओगे ना फॉर एबडक्शन, तो उस केस में मैक्सिमम हमारा टॉटनेस होगा स्ट्रक्चर्स का, इसलिए इट इज़ एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन, ठीक है। आई थिंक आप सबके लिए ईजी हो गया याद रखना पोजीशन, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक कोई डाउट? यस Yes, sir. ओके ग्रेट। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्ट्रक्चर। एक तो ठीक है, यहाँ पे तो हम लिगामेंट्स तो हमने देख लिया। यहाँ पे हमें मेजरली एक स्ट्रक्चर की बात करनी, दैट इज कॉल्ड एज RIC और यू कैन से रोटेटर इंटरवल कैप्सूल, RIC। अब RIC है क्या? RIC का सिग्निफिकेंस अभी हमारा थोड़ी देर में आएगा जब हमें आगे स्टैटिक स्टेबलाइजेशन की हमें बात करनी है, तो वहाँ पे हम बात करेंगे RIC की। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि RIC और रोटेटर इंटरवल कैप्सूल बेसिकली इट इज़ अ स्ट्रक्चर बिटवीन टू डिफरेंट मसल्स। कौन सी मसल? बिटवीन टू डिफरेंट मसल्स, between supraspinatus and between another muscle is this one, subscapularis, है ना। ये हमारा एंटीरियर व्यू है। कैन एनीवन टेल मी कि ये यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा होगा? ये कौन सा मसल का टेंडन होगा या क्या होगा? बाइसेप टेंडन। एग्जैक्टली, बाइसेप का कौन सा हेड? लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड? हेड। लॉन्ग हेड ना। ओके, यहाँ पे कुछ और भी दिखाया गया था, ये कोई बता सकता है ये क्या आ रहा होगा? ये हमारे रिब्स है, ये मैंने आज अभी देखा ही, ये हमारा सेरेटस एंटीरियर दिखाया हुआ है ना। आई थिंक मेरे ख्याल से तो सेरेटस एंटीरियर दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना, बिकॉज हमारा स्कैपुला यहाँ पे प्रेजेंट है, स्कैपुला के है ना वेंट्रल साइड से सेरेटस एंटीरियर होती जाएगी। मैंने अभी नोटिस किया ये चीज़ यहाँ पे। ओके, तो खैर यहाँ पे वी कैन सी वी हैव गॉट सबस्कैपुलरिस एंड वी हैव गॉट सुप्रास्पाइनेटस, एंड इन दोनों के बीच में हमारे पास ये रीजन जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। एंड रोटेटर इंटरवल कैप्सूल की अगर हम बात कर रहे हैं
इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अलग अलग स्ट्रक्चर मिलके, मतलब यू कैन से सुपीरियर जीएच लिगामेंट, सुपीरियर जॉइंट कैप्सूल, और कैन से जॉइंट जीएच जॉइंट कैप्सूल का सुपीरियर पार्ट, एंड कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, सुपीरियर पार्ट ऑफ द जीएच जॉइंट कैप्सूल एंड द सुपीरियर जीएच लिगामेंट। ये 3 स्ट्रक्चर्स जब मिलते हैं कलेक्टिवली, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम जो नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज RIC, दैट और रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। ये हमारा कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है? तो बता सकते हैं। कंट्रैक्टाइल मीन्स जब हम मसल्स की बात करते हैं जिसमें कंट्रैक्ट करने की पोटेंशियल होता है ना, कि मतलब जिसमें जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जैसे मसल्स होती है ना। बाकी अगर हम बात कर रहे हैं इन स्ट्रक्चर से जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना करेंगे, मतलब ये तो सिंपली हम कह रहे हैं कि मतलब हमारा लिगामेंट्स एंड वो सब, तो लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन तो शो नहीं करेंगे ना, कॉन्ट्रैक्शन हमारा सिर्फ मसल शो करेगा। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा दिस स्ट्रक्चर एज अ होल दैट इज कॉल्ड एज रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अभी हम इसका सिग्निफिकेंस आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ तक क्लियर है कि नहीं ये स्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं? यस सर, यहाँ तक क्लियर है? सर ओके। सर वो लॉन्ग एंड ऑफ बाइसेप नहीं आता इसमें? नहीं, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप नहीं आएगा। लॉन्ग हेड ऑफ यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप नहीं है। ये तो मैं सिर्फ ऐसे पूछ रहा था नॉर्मली कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है। ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप को तो सिर्फ नॉर्मली यहाँ पे दिखाया था कि ये मतलब स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, सुपीरियर पार्ट ऑफ जीएच जॉइंट कैप्सूल एंड सुपीरियर जीएच लिगामेंट, सिर्फ ये 3 स्ट्रक्चर्स। ठीक है सर मजिल्स बोले ना आप? हाँ, क्या कह रहे हो? प्लस पाइनेटस टेंडन, सबस्कैपुलर टेंडन बोले ना, बाइसेप्स हुआ था। नहीं, आप मतलब क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो RIC में आप कह रहे हो कि बाइसेप टेंडन आएगा, ये कह रहे हो आप? नहीं हाँ तुम सबस्कैपुलरिस सुप्रास्पाइनेटस मजिल्स बोले ना, और हाँ, हाँ। लॉन्ग एंड ऑफ बाइसेप्स भी आता, इसमें नहीं आता। नहीं, इसमें नहीं आएगा। मैंने वो नाम लिया सिर्फ ये बोलने के लिए कि ये मतलब मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर्स डिफाइन करने के लिए बोला कि ये सब स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम प्योरली सिर्फ RIC की बात कर रहे हैं उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की बात करनी है। देखो ये जहाँ पे जितने मैं बाउंड्री बना रहा हूँ ना, सिर्फ इस रीजन की हमें बात करनी है। इस रीजन में हमारा क्या क्या प्रेजेंट है? ये हमारा सुप्रास्पाइनेटस है जो कि बाउंड्री पोस्टीरियरली बना रहा है, सबस्कैपुलरिस बाउंड्री एंटीरियरली बना रहा है। सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स की हमें बात करनी है। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स है हमारे, सुपीरियर जीएच लिगामेंट, सुपीरियर पार्ट ऑफ जीएच जॉइंट कैप्सूल एंड कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो कि हमारा कलेक्टिवली RIC बनाता है, दैट इज रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। ठीक है, ओके सर। okay, Yes, sir. interconnected structures that bridge the space between supraspinatus and subscapularis। ठीक है, it is bridging the space between these two muscles। ठीक है, लेकिन ये मसल्स नहीं है हमारा पार्ट इनका। ठीक है, तभी मैंने कहा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारा RIC बनाता है। ओके, अब नाउ टॉकिंग अबाउट, अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसके फंक्शंस आगे आते जाएंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर की हम बात कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोरैको एक्रोमियल आर्च। इट मीन्स बिटवीन द कोरैकोइड प्रोसेस एंड द एक्रोमियल प्रोसेस, है ना, एक्रोमियन प्रोसेस। तो वी हैव गॉट अ लिगामेंट दैट इज कॉल्ड एज कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, एंड collectively we can call this whole structure as कोरैको एक्रोमियल आर्च। अब सिंपली ओके, कोई बता सकता है कि ये एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे जो स्पेस है अबव द हेड ऑफ ह्यूमरस, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस पर्टिकुलर स्पेस, सब एक्रोमियल स्पेस। सब एक्रोमियल स्पेस कई बार डिक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से हमें पेनफुल आर्क सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, इसमें भी हम आते हैं। लेकिन आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब एक्रोमियल स्पेस विल डिक्रीज, can decrease because of that. Okay, but here we can see this is the subacromial space and this is called as a whole, this is called as the coracoacromial arch. Okay, अब यहाँ पे इसका significance क्या है? Okay, जब हम आर्म एबडक्शन कर रहे हैं, जब हम when we are performing arm abduction, तो उस केस में हमें ये पता है कि we have to bring the head of humerus into lateral rotation and only after that we can complete this thing ना, range of motion for abduction। उसके लिए जो reason is this structure only। Here we can see अगर हम सब acromial space की बात करते हैं, or you can say the space below the coracoacromial arch, तो space हमें ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिल रहा है? It is maximum posteriorly एंड मिनिमम एंटीरियरली। सबको ये बात समझ, देखो आप ये लाइन भी आप देख के बता सकते हो कि देखो ये लाइन जो है वो पीछे की तरफ मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन एंटीरियरली ये नीचे की तरफ है। इट मीन्स हम अगर इस स्पेस की बात करें, द स्पेस बिलो
the coracoacromial arch, it is maximum posteriorly here and minimum anteriorly. सबको ये बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. है ना? अब अगर आप आर्म एबडक्शन कर रहे हो तो जस्ट इमेजिन कि एक तो सबसे पहले आपने इंटरनल रोटेशन में हेड ऑफ ह्यूमरस को लाया. इंटरनल रोटेशन में अगर लाया इट मीन्स कि जो जीटी है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल जो है वो भी हमारा एंटीरियरली मूव किया. हमने हेड ऑफ ह्यूमरस को इंटरनल रोटेशन में लाया तो जो जीटी हमारा यहाँ प्रेजेंट था वो आगे की तरफ आ जाएगा. अब आगे की तरफ आया इंटरनल रोटेशन में लाके, अब मैं आर्म एबडक्शन अगर कर रहा हूँ तो इट मीन्स अगेन जो लेट्स से ये जीटी प्रेजेंट है हेड ऑफ ह्यूमरस का, ये जीटी है, कहीं यहाँ पे जीटी प्रेजेंट है, ये कोरैकोएक्रोमियल आर्च है ऐसे, ये पीछे से ऊपर है, पीछे से स्पेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है एंड एंटीरियरली स्पेस काफ़ी कम है. तो डोंट यू थिंक अगर मैं इंटरनल रोटेशन में लेके जा रहा हूँ, अब मैं एबडक्शन कर रहा हूँ तो ये रेजिस्ट करेगा ना, मतलब हमारा कोरैकोएक्रोमियल आर्च जो है दैट विल रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ ह्यूमरस, बिकॉज हमारा जीटी जो है वो हमारा अड़ेगा विद द कोरैकोएक्रोमियल आर्च. लेकिन जब हम इसको एक्सटर्नल रोटेशन में लेके जा रहे हैं, मतलब अब जब हम इसको पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं ना, हमारा जीटी जो है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है. नाउ इट कैन इजीली पास अंडर द कोरैकोएक्रोमियल आर्च सो एज टू कंप्लीट द रेंज ऑफ मोशन फॉर एबडक्शन. ये बात सबको समझ आई कि नहीं? Yes, sir. देखो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है, कहीं यहाँ ही कहीं लिखा होगा आई थिंक, या आगे कहीं लिखा है, नो यहाँ पे लिखा है. देखो देर इज़ अ रेस्ट्रिक्शन टू एबडक्शन इन मीडियल और न्यूट्रल रोटेशन, मतलब इन न्यूट्रल पोजीशन ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस और इन मीडियल रोटेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस देर इज़ अ रेस्ट्रिक्शन फॉर एबडक्शन. एबडक्शन का रेजिस्टेंस है, क्यों? बिकॉज in this case we can see commonly due to impingement of the GT on the coracoacromial arch, है ना, because जब हम अब abduction कर रहे हैं तो उस केस में हमारा GT जो है वो coracoacromial arch से अटक रहा है. इवन इंटरनल रोटेशन में तो और ज़्यादा अटकेगा बिकॉज एंटीरियरली तो हमारे पास और कम स्पेस है, लेकिन जब हम इसको लैटरल रोटेशन में लेके जाते हैं तो पीछे की तरफ मूव करेगा. नाउ इट कैन इजीली मूव अंडर द कोरैकोएक्रोमियल आर्च, है ना, ठीक है. GT on the, okay, so when the humerus is laterally rotated, in that case the GT will pass beneath, you can say beneath होना चाहिए, beneath the arch, so that the abduction can continue, है ना, it can complete the range of motion for abduction. सबको ये लाइन समझ आए कि नहीं? देखो यहाँ पे लाइंस लिखी हुई है सिर्फ, लेकिन इनका रीज़न जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. तो ये रीज़न याद रखना बहुत ज़रूरी है. याद क्या मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक बार रीज़न समझ आ गया देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस. वरना तो हमें याद रखना ही पड़ेगा ये चीज़ की लैटरल रोटेशन में ऐसा होता है, इंटरनल रोटेशन में ऐसा होता है. लेकिन अब हमें रीज़न समझ आ गया तो सिंपली वी कैन इजीली फिगर आउट कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, ठीक है. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके. नाउ ठीक है. अब नाउ देयर इज अनदर थिंग कि जब हम आर्म एबडक्शन करते हैं, इट इज रिटन नॉर्मली इन न्यूट्रल पोजीशन इट इज ऑलमोस्ट okay, normally we will see कि with arm abduction the subacromial space जो है it will decrease as a whole. इसकी हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में आगे जाके. But apart from that, what we can see here that this space is 10 mm in healthy individuals and decreases to 5 mm almost in elevation of the arm, है ना. मतलब कि जब हम arm elevation करते हैं तो in that case we see as a whole ये जो space है it will decrease. मतलब जब मैं arm abduction elevation कर रहा हूँ तो इन दैट केस सब एक्रोमियल स्पेस जो है, जो नॉर्मल स्पेस जो वो ऑलमोस्ट 10 mm का था, मतलब ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर का था, वो ऑलमोस्ट हाफ सेंटीमीटर का ही रह गया जब हम आर्म एबडक्शन करते हैं, ठीक है. वापस न्यूट्रल पोजीशन में लाते हैं फिर वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ओके, इसकी मैं बात कर लेता हूँ अभी. देखो नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इन केस ऑफ आर्म एबडक्शन हेड ऑफ ह्यूमरस का मूवमेंट कहाँ होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिनॉइड फोसा, ग्लिनॉइड फोसा के रिस्पेक्ट में हेड ऑफ ह्यूमरस का ट्रांसलेशन या मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा ड्यूरिंग आर्म एबडक्शन? Inferior direction में होगा. इंफीरियरली, है ना, इंफीरियरली होगा, ठीक है. मतलब हेड ऑफ ह्यूमरस इंफीरियरली मूव करेगा. आई थिंक वीडियो अटक गई क्या? हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो इंफीरियरली मूव करेगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिनॉइड फोसा. लेकिन एज अ होल पूरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें या फिर लेट्स से हम पूरे शोल्डर गर्डर की बात करते हैं, वो डोंट यू थिंक कि वो पूरा का पूरा एज अ होल ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए? मतलब अगर मैं आउटर स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूँ हेड ऑफ ह्यूमरस की या फिर हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनॉइड फोसा दोनों की, तो दोनों एज अ होल पूरा का पूरा ऊपर की तरफ मूव करेंगे. लेकिन अगर मैं बाकी सब को भूल जाऊँ, सिर्फ मैं हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनॉइड फोसा की बात करता हूँ, तो इस केस में विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिनॉइड फोसा हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो इंफीरियरली ट्रांसलेट करेगा.
ये सबको समझ आया कि नहीं आया? या फिर समझ। ठीक है, इस मूवमेंट को अगर मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि देखो, अगर आप प्रिसाइसली इसकी मूवमेंट देखोगे तो यहाँ पे ऐसे मूवमेंट हो रहा है, हेड ऑफ ह्यूमरस इन्फीरियरली ट्रांसलेट कर रहा है, लेकिन एज अ होल पूरा स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा है। इट मीन्स कि कुछ ऐसा हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा ना विद एबडक्शन। एडक्शन के साथ में ये वाला मूवमेंट होगा, मतलब हेड ऑफ ह्यूमरस ट्रांसलेट कर रहा है इन्फीरियरली भी विद रिस्पेक्ट टू ग्लेनोइड फोसा, लेकिन एज अ होल पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हमारा ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा है। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ? Yes, Sir, sir. it's called as scapulohumeral rhythm, right? Yeah, we will come to that as well. Scapulohumeral rhythm पे भी हम आएंगे, because of upward rotation mainly of the scapula we will see कि हमारा abduction हम कर सकते हैं, उसमें हम आते हैं। लेकिन वो that you can say this is a part of scapulohumeral rhythm। लेकिन अभी मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि एज अ होल जो हमारा सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस की, या फिर देखो यहाँ पे हेयर वी कैन सी एज अ होल, मतलब आउटर स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, आउटर रीजन स्ट्रक्चर जो आउटर स्पेस है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें हेड ऑफ ह्यूमरस की, तो उसका मूवमेंट यहाँ से कहीं यहाँ तक होना चाहिए ना विद एबडक्शन। मतलब पोजीशन 1 ये है जहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन था, बट विद एबडक्शन हमने देखा कि इसका हेड ऑफ ह्यूमरस एज अ होल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ऊपर मूव किया, इवन दो विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिनर्ड फोसा हेड ऑफ ह्यूमरस इन्फीरियरली ट्रांसलेट किया है। लेकिन अभी हम उसको अगर एक्सक्लूड कर दे, एज अ होल अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करके ग्राउंड से हाइट हमारी हेड ऑफ ह्यूमरस की इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई विद एबडक्शन, तो वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास न्यूट्रल पोजीशन में हमारा कहीं यहाँ था, बट विद एबडक्शन हमारा सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा कहीं ऊपर मूव कर गया। ठीक है, एंड इसकी वजह से एज अ होल वी कैन से कि हमारा जो सब एक्रोमियल स्पेस है, या फिर वी कैन सी द स्पेस बीनीथ द कोरेक्रोमियल आर्च, दैट एज अ होल दैट डिक्रीजेस। ठीक है, विद एबडक्शन, तभी ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि विद एबडक्शन द स्पेस ऑलमोस्ट डिक्रीजेस बाय हाफ, है ना, विद इन केस ऑफ एलिवेशन ऑफ द आर्म। यहाँ तक सबको क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ठीक है, No, sir. okay, and we can see कि if there is an abnormal decrease in the space, that can lead to impingement of certain structures, है ना, that can lead to tendinitis, subacromial tendinitis, है ना, नहीं हाँ, और you can say bursitis as well, supraspinatus tendinitis हो सकता है, या फिर subacromial bursitis हो सकता है, that we can see। okay, तो उसके भी हम reasons की भी बात करेंगे। and if we can see कि अगर subacromial space हमारा decrease करता है, in that case the typical type of pain presentation जो होता है that is called as painful arc syndrome, है ना, almost from 60 to 120 degree we see that the pain increases and then the pain decreases eventually, so it means कि maximum pain region जो होता है that is this particular region। and इसका भी reason ये है कि in the first you can say first phase of arm abduction हमारा major जो arm abduction होता है उसकी responsibility हमारा scapula लेता है। So it means it is mainly because of the movement of the scapula in initial 60 degree of arm abduction हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी GH जॉइंट के ऊपर बढ़ गई है पास्ट 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के बाद अब हमारा जो GH जॉइंट है वो मूव करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा सबएक्रोमियल स्पेस डिक्रीज करेगा। इन दैट केस वी विल सी कि हमारा मैक्सिमम पेन यहाँ इस रीजन में इंक्रीज करता है। इवेंचुअली फिर आफ्टर 160 डिग्री यू कैन से 120 डिग्री यू कैन से उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और यू कैन से अमाउंट ऑफ कंप्रेशन जो होता है वो AC जॉइंट पे इंक्रीज करता है, और यू कैन से कि हमारा एज अ होल जो मतलब GH जॉइंट की जो मतलब मूवमेंट है वो मोर और लेस स्टेबल हो जाती है। उसके बाद GH जॉइंट इतना मूवमेंट शो नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम मोबिलिटी ऑफ द GH जॉइंट अगर आपको देखने को मिलती है दैट इज इन द 60 to 120 डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन। दैट इज द रीजन वाई हमें इस रेंज में हमें सब एक्रोमियल पेन देखने को मिलता है, बिकॉज इस रेंज में हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस मैक्सिमम मूव करेगा या फिर ह्यूमरस का मैक्सिमम मूवमेंट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि हमारा सब एक्रोमियल स्पेस मैक्सिमली डिक्रीज करेगा इस पर्टिकुलर रीजन में। दैट्स वाई हमें 60 to 120 डिग्री का पेन जो होता है वो कॉमनली हमें पेनफुल आर्क सिंड्रोम हम बोलते हैं, एंड वो हमें मतलब दैट कैन डिपिक्ट द प्रेजेंस ऑफ सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, है ना, सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, जहाँ पे सब एक्रोमियल स्पेस जो है दैट हैज डिक्रीज्ड। ओके, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. ओके, ठीक है। किसी ने देखा है कोई केस, किसी ने देखा होगा सब एक्रोम पेनफुल आर्क सिंड्रोम का? No, sir. नहीं देखा? आपका आई थिंक सबका मैक्सिमम इंटर्नशिप चल रहा है ना, तो क्या कोविड की वजह से पेशेंट्स कम हो गए क्या? मतलब आई डोंट नो, बिकॉज मेरी इंटर्नशिप तो कोविड से पहले हुई थी, तो उस टाइम तो पेशेंट इनफ्लो काफ़ी अच्छा होता था। आई डोंट नो कि अभी पेशेंट इनफ्लो कैसा है OPDs वगैरह में,
तो बट अगर कोई पेशेंट मिलता है तो जस्ट देखना कि मतलब ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन देखना बहुत ज़रूरी है कि मतलब किस टाइप का, तो वहाँ से आप फिगर आउट कर सकते हो कि हमारा सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा है, एंड उसके इवेंचुअली हम फिर स्पेशल टेस्ट कर सकते हैं सो एज टू फिगर आउट कि एक्चुअली में इम्पिंजमेंट है कि नहीं, है ना। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग अप टू द GH काइनेमेटिक्स, तो ठीक है, यहाँ पे हमने हमने देख लिया वी हैव गॉट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। इन तीनों में से कौन सा मूवमेंट जो है वो ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन के अलॉन्ग होगा? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन या इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, है ना। इंटरनल एक्सटर्नल कैसे? बिकॉज ये सारी मूवमेंट्स की हम बात करते हैं न्यूट्रल पोजीशन में। न्यूट्रल पोजीशन में हम इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन की ये वाली बात करेंगे। इवन दो हम इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन ऐसे भी शो कर सकते हैं, लेकिन हम जब इन मूवमेंट्स की बात करते हैं ये हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन में होता है। एनाटॉमिकल पोजीशन हमारी ये वाली पोजीशन है ना, जहाँ पे आर्म जो है वो सीधा प्लेस्ड। तो इस पोजीशन में हम इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे तो इट विल बी अलोंग द ट्रांसवर्स प्लेन, है ना। ट्रांसवर्स प्लेन के अलोंग इन वर्टिकल एक्सिस के अराउंड होगा। एंड इसके अलावा बाकी मूवमेंट्स भी आई थिंक हमें क्लियर ही है ना। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड एबडक्शन एडक्शन। ओके, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इसमें किसी को डाउट कि एबडक्शन रेंज ऑफ मोशन विल बी मैक्सिमम विथ एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ GH जॉइंट, and it will decrease in neutral position and it will be minimum in internal or medial rotation of the GH joint. इसमें किसी को डाउट इस लाइन में? No, sir. ठीक है, इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ कौन सा स्ट्रक्चर है, किसकी वजह से हमें रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल रही है? Greater tubercle. ग्रेटर ट्यूबरकल, Greater tubercle. हाँ, tubercle, ग्रेटर sorry. ट्यूबरकल एंड कोरेकोएक्रोमियल आर्च, है ना, दोनों के। तो एंड अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लगाते हैं तो मिनिमम रेंज ऑफ मोशन किस में होगा? एबडक्शन के लिए मिनिमम रेंज ऑफ मोशन होगा कौन से रोटेशन में? Internal rotation. इंटरनल रोटेशन में ना। Internal. उससे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा विद इन न्यूट्रल पोजीशन, एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन होगा हमारा एबडक्शन का इन लैटरल रोटेशन ऑफ GH जॉइंट। ठीक है, ओके। रेंज ऑफ मोशन फॉर GH जॉइंट इज 120। ये अगेन हम स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम में इसको हम देख लेते हैं। एंड व्हेन ह्यूमरस इज क्या है, एलिवेटेड इन द प्लेन ऑफ स्कैपुला। ओके, ठीक है, ठीक है, सेम चीज़। सर यहाँ स्पिन वर्ड यूज किया ना, क्या क्या चीज़? एंड रोल एक 2 और 1 सर। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। बेटा हाँ कुछ सर, सुपीरियर स्पिन ऑफ ह्यूमरस बोल के ऐसा बोले ना सर। स्पिन बोले तो और रोल बोले तो दो एक ही वर्ड है। स्पिन, हाँ, कहाँ पे लिखा है स्पिन? कहाँ पे है, कहाँ पे है स्पिन? आई थिंक वो आगे बात होगी उसकी। स्पिनिंग कहाँ पे टर्म है? ओके सर। देखो स्पिन, हाँ, मैं आप ये पूछ रहे हो कि स्पिनिंग और रोलिंग में डिफरेंस क्या होता है, आप ये पूछ रहे हो। देखो दो चीज़ें होती है। Yes, एक, sir, yeah. हाँ, एक आपने देखा होगा कि कार मूव कर रही है आगे की तरफ, है ना, तो वहाँ पे हम बोलेंगे जो टायर है उसका व्हील जो है वो रोल कर रहा है, मतलब वो रोटेशन शो कर रहा है लेकिन उसके साथ में ट्रांसलेशन भी शो कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा एक बार में अगर आप सडनली एकदम से कार को एक्सलरेट करते हो तो एक जगह गाड़ी एक जगह पे खड़े खड़े जो व्हील है वो मूव कर जाता है। गाड़ी को इतना मतलब इनर्शिया नहीं मिल पाता कि वो आगे मूव करे, एंड एक ही जगह पे उसका टायर, उसको बर्न आउट कहते हैं, मतलब व्हील एक जगह पे ही मूव कर जाए, उसको हम स्पिनिंग बोलेंगे। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में टायर एक जगह पे है, गाड़ी का व्हील एक जगह पे है, लेकिन वो एक जगह पे ही रोल कर रहा है। एंड दूसरा होता है कि गाड़ी मूव कर रही है आगे एंड तब गाड़ी टायर रोल कर रहा है, तो वो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड स्पिनिंग। ठीक है, स्पिन एक जगह पे करेगा, रोल में मतलब रोटेशन के साथ में ट्रांसलेशन भी होगा। ठीक है, तो इसलिए हम रोलिंग टर्म यूज़ करते हैं GH जॉइंट वगैरह पे, बिकॉज वहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब जैसे हम एबडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है इन्फीरियरली, उसके साथ में स्पिनिंग भी हो रहा है सुपीरियरली, तो स्पिनिंग प्लस ट्रांसलेशन दैट इज रोलिंग। तो इसलिए हम रोलिंग टर्म यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ठीक है, ओके, तो अब हाँ, यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि ये एक बार मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ कि अगर हम एबडक्शन करना चाहते हैं, देखो एक तो हम देखते हैं कार्डिनल प्लेन में अगर हम आर्म एबडक्शन करते हैं तो इन दैट केस लैटरल रोटेशन में लाना जरूरी है अगर हम कार्डिनल नॉर्मल प्लेन में अगर हम करते हैं। लेकिन अगर हम स्कैपुलर प्लेन की बात करें, आई थिंक स्कैपुलर प्लेन मीन्स ये ना, स्कैपुलर प्लेन मतलब है आर्म को अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दैट इज अ स्कैपुलर प्लेन, बिकॉज स्कैपुला की जो हमारी पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन जो है दैट इज अ बिट एंटीरियरली टिल्टेड, थोड़ा सा इंटरनल रोटेशन में है, थोड़ा सा अपवर्ड रोटेशन में है। ये हमारे प्लेसमेंट है ना नॉर्मल स्कैपुला की, ये हमने कल डिस्कस किया था। किसी को डाउट है इसमें? ये हमारे नॉर्मल स्कैपुला की न्यूट्रल प्लेसमेंट है, एंड इसके अलॉन्ग ही अगर मैं आर्म प्लेस करता हूँ इस तरह से
तो इस प्लेन में अगर आप एबडक्शन करके देखोगे, चाहे वो इंटरनल रोटेशन में है चाहे वो एक्सटर्नल रोटेशन में, फ़र्क नहीं पड़ता। एबडक्शन अगर आप कंप्लीट आप करोगे तो आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन न्यूट्रल पोजीशन में अगर मैं एबडक्शन करना चाहूँगा तो इस केस में मुझे लैटरल रोटेशन बनाना जरूरी है, सो एज टू कंप्लीट द रेंज ऑफ मोशन फॉर आर्म एबडक्शन। बाकी इंटरनल रोटेशन में न्यूट्रल पोजीशन में मैं नहीं कर सकता। इसका रीज़न ये है कि स्कैपुलर प्लेन के अलॉन्ग अगर मैं एबडक्शन करता हूँ तो इन दैट केस जो कैप्सुलर लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स है, बाकी जो मसल्स है वो सब, तो उनके ऊपर ट्विस्टिंग यू कैन से जो है ट्विस्टिंग फोर्सेस वगैरह जो है वो लीस्ट अमाउंट का है। तो इसलिए स्कैपुलर प्लेन के अलॉन्ग जो एबडक्शन मैं करूँगा, या जिसको हम स्कैपुलर एबडक्शन या फिर स्कैप्शन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर स्कैपुलर प्लेन के अलॉन्ग अगर जो एबडक्शन करते हैं उसमें मैक्सिमम, उसमें हमें कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन फॉर आर्म एबडक्शन मिलता है, इवन दो हमारा जीएच जॉइंट अगर इंटरनल रोटेशन में है, लैटरल रोटेशन में है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट नॉर्मल प्लेन में अगर हम एबडक्शन करेंगे तो उस केस में हमें लैटरल रोटेशन में आना पड़ेगा, सो एज टू कंप्लीट द रेंज ऑफ मोशन फॉर आर्म एबडक्शन। सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये Yes, क्लियर sir. है सबको? ठीक है। कैप्सूल इज लेस ट्विस्टेड दैन व्हेन द ह्यूमरस इज ब्रॉड, ठीक है। तो मतलब फ्रंटल प्लेन के अलॉन्ग हमें मतलब मैक्सिमम ट्विस्टिंग, मतलब ज़्यादा ट्विस्टिंग देखने को मिलेगी, लेकिन स्कैपुलर प्लेन के अलॉन्ग अगर हम एबडक्शन करते हैं तो उस केस में हमें मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन मिलेगा फॉर एबडक्शन, बिकॉज वहाँ पे ट्विस्टिंग ऑफ कैप्सूल जो है, जो स्ट्रक्चर्स लिगामेंट्स है उनकी वो मिनिमम होता है इन बिकॉज ऑफ दैट। ओके, हाँ ठीक है। नाउ कमिंग अप टू ओके दिस थिंग दैट इज द नॉर्मल कनकेव कन्वेक्स रूल जो है, जो नॉर्मल हमारी मूवमेंट होती है। तो इट मीन्स ये तो आप सब बता सकते हो कि मतलब यहाँ पे लेट्स से अगर एबडक्शन हो रहा है तो इन दैट केस हेड ऑफ ह्यूमरस का ट्रांसलेशन कहाँ पे होगा? Inferior trachea. देयर हैज़ टू बी inferior ट्रांसलेशन, है ना। एंड विद एडक्शन देयर हैज़ टू बी a superior ट्रांसलेशन। इसके साथ में, हाँ इसके साथ में अगर हम रोलिंग की बात करते हैं, देखो यहाँ पे रोलिंग टर्म मैं यूज़ करूँगा, नॉट स्पिनिंग, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसलेशन भी हो रहा है ना। तो ट्रांसलेशन हो रहा है तो इसका मतलब मैं स्पिन तो टर्म यूज़ नहीं कर सकता, मैं रोलिंग टर्म मुझे यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज स्पिनिंग के साथ में यहाँ पे ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर एबडक्शन हो रहा है तो सिंपल है कि मतलब अगर मैं एबडक्शन कर रहा हूँ, दिस इज़ द हेड ऑफ ह्यूमरस। एबडक्शन के साथ में अगेन मैंने आपको बताया कि रोलिंग अगर हमें डिस्कस करना है तो उसके लिए हमें एक वी बॉल की तरह हमें उसको इमेजिन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एक बॉल है, अब मैं एबडक्शन कर रहा हूँ तो ये किस तरफ मूव कर रहा है, मीडियली, या फिर हमें रेफरेंस लेके हमें चलना है जीटी को, है ना। ग्रेटर ट्यूबिकल यहाँ कहीं प्रेजेंट है, लेट्स से ऐसा जीटी प्रेजेंट है यहाँ पे, एंड मैं आर्म एबडक्शन करता हूँ तो इट मूव्स मीडियली, देयर इज मीडियल रोलिंग। ऐसी आर्म एडक्शन के साथ में देयर इज लैटरल रोलिंग, ठीक है। एक्सटेंशन के साथ में देखो, एक्सटेंशन के साथ में देयर इज एंटीरियरली, है ना। फ्लेक्शन के साथ में ये इट रोल्स पॉस्टीरियरली, है ना। एंड इंटरनल रोटेशन के साथ में इट रोल्स एंटीरियरली, है ना। एंड विथ लैटरल रोटेशन इट रोल्स पॉस्टीरियरली, ठीक है। मतलब इस तरह से हम देख रहे हैं। आई थिंक ये कहीं लिखा हुआ है आगे में भी, कहीं लिखा होगा, हाँ यहाँ पे इसकी बात की गई है। चलो इसको हम अभी देखते हैं यहाँ पे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपली अभी हम ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन तो हमें क्लियर है कि इट देयर इज कॉर्डल और inferior ट्रांसलेशन with arm elevation and cranially it translates, और superior ट्रांसलेशन होता है in case of arm adduction, and if there is a failure in doing so, तो इन दैट केस वी कैन से अगर उसमें फेलियर है, अगर प्रॉपर्ली मूव नहीं करा, तो इन दैट केस बिकॉज ऑफ दैट विल सी एज अ होल जो स्ट्रक्चर है उसमें देयर विल बी इम्पिंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर्स हियर ना, द सब एक्रोमियल स्पेस, एंड उसमें जो स्ट्रक्चर्स होंगे तो इट विल लीड टू सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम ना। बिकॉज इसलिए हम देखते हैं कि हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस जो है उसका ट्रांसलेशन, इन्फीरियर ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ग्लिनॉइड फोसा, ठीक है। वरना हमारा सब एक्रोमियल स्पेस जो है दैट विल डिक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके ठीक है। एंड इसकी भी हमने बात कर ली यहाँ पे कि इवन दो द हेड ऑफ ह्यूमरस inferiorly translates with respect to glenoid fossa, बट एज अ होल अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं ऑफ द ह्यूमरस, एज अ होल इट इज सपोज टू मूव सुपीरियरली, और इफ़ वी टेक द रेफरेंस ऑफ ग्राउंड, तो ग्राउंड के रेफरेंस में एज अ होल हमारा जो हाइट है ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस इट मस्ट इंक्रीज विद आर्म एलिवेशन और विद आर्म एबडक्शन। सबको क्लियर ये चीज़ यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अच्छा स्टैटिक स्टेबल, बस ओके ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स, यहाँ पे अब हम क्या देखना चाहते हैं, देखो यहाँ पे द थिंग इज कि वी गॉट दिस फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सिंपली चाहे वो ह्यूमरस हो चाहे वो फीमर हो, एक चीज़ याद रखना,
एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन दोनों ई से स्टार्ट होते हैं. एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन दोनों के केस में देर इज एंटीरियर ग्लाइडिंग. ठीक है, देर इज एंटीरियर ग्लाइडिंग. ठीक है, आप इवन एक्सटेंशन में भी देखोगे देर इज एंटीरियर ग्लाइडिंग. इवन दो नॉर्किन्स में लिखा हुआ देर इज प्योर स्पिन. नॉर्किन्स में फ्लेक्शन एक्सटेंशन के केस में लिखा हुआ है देर इज प्योर स्पिनिंग. मतलब कि अगर हम एबडक्शन की बात करते हैं, एबडक्शन में हम रोलिंग की बात करेंगे. मतलब कि एबडक्शन के केस में देर इज इन्फीरियर ट्रांसलेशन एज वेल एज स्पिनिंग, तो उसको हम बोलेंगे एज अ होल रोलिंग, तो इन्फीरियर रोलिंग भी होगी. लेकिन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के केस में नॉर्किन्स में लिखा हुआ है कि देर इज प्योर स्पिनिंग. मतलब वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होता, सिर्फ स्पिनिंग होता है. बट आई थिंक दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज अगर आप बाकी बुक्स में अगर देखोगे तो बाकी बुक्स में वहाँ पे बोला गया है कि वहाँ पे इवन इन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो ट्रांसलेट भी करता है. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ डैट वी कैन से कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में ट्रांसलेशन भी होता है. लेकिन अगर आप नॉर्किन्स को लेकर चलते हो तो नॉर्किन्स के केस में ये सिर्फ बोलती है नॉर्किन्स कि यहाँ पे प्योर स्पिनिंग होती है एंड देर इज़ नो ट्रांसलेशन. ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना. ठीक है, एंड हियर वी कैन सी अगर हम ट्रांसलेशन की बात करना चाह रहे हैं इन केस ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एज वेल, तो सिंपली रिमेंबर कि एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन में देर इज एंटीरियर ट्रांसलेशन और एंटीरियर ग्लाइड. ऐसे फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन में देर इज पोस्टीरियर ग्लाइडिंग और पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस विथ रिस्पेक्ट टू ग्लेनोइड फोसा. ठीक है, एंड इन केस ऑफ एबडक्शन एंड एडक्शन, एबडक्शन में सिंपली वी नो देर इज इन्फीरियर ट्रांसलेशन एंड एडक्शन में देर इज सुपीरियर ट्रांसलेशन. ये मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल के रिस्पेक्ट में. आई थिंक सबको समझ आ रहा है ये चीज़, सबको क्लियर है ये चीज़. आई डोंट नो सब सुन रहे हैं कि नहीं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ओके, ठीक है. एंड इसके साथ में ये भी हमें समझ आ गया कि सुपीरियर स्पिनिंग ऑफ ह्यूमरस इन केस ऑफ एबडक्शन एंड इन्फीरियर स्पिनिंग ऑफ ह्यूमरस इन केस ऑफ एडक्शन. देखो सिंपल है, मतलब एबडक्शन के केस में देर इज सुपीरियर स्पिनिंग एंड एडक्शन के केस में देर इज इन्फीरियर स्पिनिंग. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इन केस ऑफ इंटरनल रोटेशन के केस में इट मूव्स एंटीरियरली और यू कैन से देर इज एंटीरियर स्पिनिंग. ऐसे ही एक्सटर्नल रोटेशन के केस में देर इज पोस्टीरियर स्पिनिंग. ऐसे ही फ्लेक्शन के केस में यू कैन से फ्लेक्शन अगर हो रहा है तो इट स्पिन्स पोस्टीरियरली, एक्सटेंशन के केस में इट स्पिन्स एंटीरियरली. ठीक है, लेकिन साथ में याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस में ट्रांसलेशन कौन से डायरेक्शन में होता है, तो सिंपली रिमेंबर कि एक्सटेंशन का ट्रांसलेशन एक्सटर्नल रोटेशन के जैसा है एंड फ्लेक्शन का ट्रांसलेशन इंटरनल रोटेशन के जैसा है. ठीक है, अगर ट्रांसलेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस की बात करते हैं तो, वरना अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर ऑप्शंस में जैसे भी अगर वहाँ पे प्योर स्पिनिंग की बात की जा रही है तो जस्ट रिमेंबर कि वो नॉर्किन्स को फॉलो कर रहे हैं, उस केस में नॉर्किन्स से वो इस तरह से मतलब देख रहे हैं. ठीक है, तो नॉर्किन्स के अकॉर्डिंग इट इज़ प्योर स्पिन इन फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड देर इज़ नो ट्रांसलेशन. ठीक है, लेकिन अगर मे बी आप किसी और बुक को फॉलो करो तो वहाँ पे शायद ट्रांसलेशन की भी बात की जा सकती है. तो एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन में एंटीरियर ट्रांसलेशन एंड फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन में पोस्टीरियर ट्रांसलेशन. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. Yes, sir. दैट इज द आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स. हम यहाँ पे मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस, तभी हम यहाँ पे आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स टर्म यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग अप टू द स्टैटिक एज वेल एज द डायनामिक स्टेबलाइजेशन. ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ स्टैटिक एंड डायनामिक स्टेबलाइजेशन है क्या? स्टैटिक एंड डायनामिक स्टेबलाइजेशन बेसिकली हमारा ये बोलता है कि देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जिसकी हम बात कर सकते हैं जो कि इवेंचुअली विच मेक श्योर कि हमारा जीएच जॉइंट जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है ना, वो स्टेबिलिटी मेंटेन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैटिक स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे जहाँ पे वी विल सी कि हेड ऑफ ह्यूमरस इज नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू मतलब देर इज नो मूवमेंट ऑफ द जीएच जॉइंट्स. ठीक है, नॉर्मल पोजीशन ऑफ जीएच जॉइंट जो है, न्यूट्रल पोजीशन ऑफ जीएच जॉइंट है, उस केस में हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है जो कि प्रिवेंट करेंगे सबलक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस. बिकॉज एक तो हमें ये चीज़ पता है कि अगर हमारा स्टैटिक स्टेबलाइजेशन की अगर हमें बात करनी है तो इन डैट केस देर इज़ नो मूवमेंट. अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो उस केस में क्या हमारा मसल कोई एक्टिवेट होगा? आई डोंट थिंक. मतलब कोई मसल की तो हम बात नहीं करेंगे ना, हम मसल्स की बात सिर्फ तब करेंगे जब हम डायनामिक स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे. डायनामिक मीन्स जब हम मूवमेंट कर रहे हैं जीएच जॉइंट की. इन डैट केस वी विल सी कि देर इज नाउ एक्टिवेशन ऑफ मसल्स
एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल वी विल सी बिकॉज ऑफ दैट हमारा जी एच जॉइंट की स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है. लेकिन अभी हम स्टैटिक स्टेबिलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन दैट केस वी विल सी देयर इज नो मसल एक्टिवेशन एंड देर आर ओनली द नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द जी एच जॉइंट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? तो Yes, ठीक है, तो इस केस में हम सारे नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, हम एक भी मसल की बात नहीं करेंगे इन स्टैटिक स्टेबलाइजेशन. सबसे पहले देखो ये है वैकेंसी. सबसे पहले हम आर से स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, आर से हम स्टार्ट करते हैं. आर हमने डिस्कस कर लिया कि सुपीरियर जी एच जॉइंट कैप्सूल, सुपीरियर जी एच लिगामेंट एंड द कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट है ना, तो तीनों का मिलके इट मेक्स द आर. नाउ व्हाट वी सी, देखो नॉर्मल अगर पोजीशन है हमारे ह्यूमरस की, इन दैट केस ऑफ कोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और यू कैन से लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑफ ह्यूमरस और ऑफ आर्म हमारा inferior डायरेक्शन में है ना, inferiorly डायरेक्टेड है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल सी कि देर इज अ टेंशन इन द आर आई सी एज वेल. आर आई सी के अंदर टेंशन होगा जो कि हमारा हम कह सकते हैं कि मीडियली डायरेक्टेड है. बिकॉज ऑफ दैट एज अ होल विल सी दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो है दैट विल बी समवट टूवर्ड्स द ग्लिनॉइड फोसा. सब कोई बात समझ आ रही है कि नहीं? बिकॉज ऑफ यू कैन से अगर मेरा आर्म जो है वो अगर मेरा हैंग कर रहा है नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में साइड में, तो इन दिस केस मेरे आर के अंदर टेंशन है और आर के अंदर टेंशन होने की वजह से एक मेरा फोर्स वेक्टर बनेगा इस तरफ में एंड दूसरा फोर्स वेक्टर ऑफ कोर्स ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड्स, एंड दोनों का रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर जो बनेगा दैट विल बी टुवर्ड्स द ग्लिनॉइड फोसा. एंड बिकॉज ऑफ दैट कैन वी से कि हमारा आर जो है वो स्टेबलाइजेशन इंप्रूव कर रहा है जी एच जॉइंट की, जब हमारा जी एच जॉइंट जो है वो स्टैटिक पोजीशन में है. कह सकते हैं ना? Yes, sir. ठीक है, ओके. तो इसका मतलब आर आई सी इज यू कैन से मेजर कंपोनेंट जो कि हमारा स्टैटिक स्टेबलाइजेशन में हेल्प कर रहा है. यू कैन से इट इज प्रोवाइडिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ द जी एच जॉइंट इन न्यूट्रल पोजीशन. ओके, ठीक है. इसके अलावा हियर वी कैन सी अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन टॉक अबाउट द जॉइंट कैप्सूल एज वेल. तो जी एच जॉइंट का हमारे पास कैप्सूल है. जॉइंट कैप्सूल जो है दैट इज एयर टाइट, प्रॉपरली एयर टाइट है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंट्रा आर्टिकुलर अगर हम प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, एयर प्रेशर की अगर हम बात करते हैं इनसाइड द जॉइंट कैप्सूल एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? अगर हमारा जॉइंट कैप्सूल जो है वो एयर टाइट है, वो कम होना चाहिए ना. जस्ट लाइक जो एयर सेक्शन कप जो होता है जो कि हम यूज उसमें भी देखते हैं ना, इनर साइड पे एयर प्रेशर कम होता है है ना, एंड बाहर की साइड से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है उसके ऊपर, तभी तो वो चिपक पाता है ना किसी. तो वैसे हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ हाई अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द जॉइंट कैप्सूल एंड इंट्रा कैप्सुलर प्रेशर, एयर प्रेशर जो है दैट इज़ लेस, और यू कैन से नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर है एज कम्पेयर टू द एयर प्रेशर. बिकॉज ऑफ दैट अगेन हम कह सकते हैं कि हमारा जॉइंट कैप्सूल जो है अगेन दैट इज ऑल्सो यू कैन से रीइंफोर्सेस द स्टेबिलिटी ऑफ द जी एच जॉइंट. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन सी और क्या है, बोनी ज्योमेट्री की भी हम बात कर सकते हैं कि इट इज़ द बोनी ज्योमेट्री. तो एक सेकेंड, यहाँ पे किसकी बात की हुई है? एक हाँ, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है. देखो बोनी ज्योमेट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मल स्लाइट अपवर्ड इंक्लिनेशन है ऑफ द ग्लिनॉइड फोसा. है वी कैन सी, देखो अगर यहाँ पे तो प्रॉपर्ली दिखाया नहीं गया, लेकिन हमें ये पता है कि न्यूट्रल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्कैपुला जो होता है, तो स्कैपुला इज इन अ बिट ऑफ अपवर्ड रोटेशन ना, थोड़ा सा अपवर्ड रोटेशन में होता है स्कैपुला, जो हमने कल डिस्कस किया था न्यूट्रल पोजीशन ऑफ स्कैपुला. तो इसका मतलब ग्लिनॉइड फोसा ऑफ स्कैपुला जो है वो थोड़ा सा ऑब्लिक होगा ना, थोड़ा सा इस तरह से प्रेजेंट होगा. सबको ये बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. है ना. देखो मतलब ये हमारा स्कैपुला है, ये ग्लिनॉइड फोसा है. स्कैपुला हमारा थोड़ा सा अपवर्ड रोटेशन में रहता है, तो इट मीन्स ग्लिनॉइड फोसा जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्टेड होगा ना. तो अगेन हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस यहाँ पे है, तो इट मीन्स कि बोनी ज्योमेट्री ऑफ द ग्लिनॉइड फोसा अगेन इट प्रिवेंट्स इंफीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस, है ना. तो ये भी थोड़ा सा हमारा रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा ना ग्लिनॉइड फोसा अगेंस्ट इंफीरियर ट्रांसलेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस. तो अगेन वी कैन से कि हमारा बोनी ज्योमेट्री जो है दैट ऑल्सो रीएनफोर्सेस द स्टेबिलिटी ऑफ द जी एच जॉइंट. ठीक है. और ठीक है, ये हमने देख लिया. कैप्सूल जो है दैट इज एयर टाइट. इन केस ऑफ लोडिंग ऑफ द आर्म सुप्रास्पाइनेटस इज रिक्रूटेड टू प्रोवाइड एक्टिव असिस्टेंस. अब यहाँ पे एक चीज़ है कि नॉर्मली हमने देखा कि स्टैटिक स्टेबलाइजेशन में जहाँ पे कोई भी हमने लोड हाथ में नहीं लिया है एंड कोई भी मूवमेंट की हम बात नहीं कर रहे,
तो इन दैट केस वी विल सी कि देर आर दीज स्ट्रक्चर्स जो कि हमारा जीएच जॉइंट की स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं. लेकिन लेट्स से मैंने हैंड में कोई वेट होल्ड कर लिया, कोई डंबल मैंने होल्ड किया, तो इन दैट केस ओनली वी विल सी, सिर्फ उस केस में हम क्या देखेंगे कि लोड इंक्रीज हो गया ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो गया हमारे आर्म के ऊपर. इन दैट केस वी विल सी कि हमारा सुप्रा स्पाइनेटस के अंदर भी टेंशन इंक्रीज हो जाता है. एंड अगेन जो ये टेंशन जो है दैट विल एड अप टू द टेंशन ऑफ द आर के अंदर तो टेंशन था ही, तो आर के साथ में हमारा टेंशन ऑफ द सुप्रा स्पाइनेटस भी ऐड हो जाएगा. एंड अगेन बिकॉज ऑफ दैट जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट विल इंक्रीज, बिकॉज ये भी हमारा इंक्रीज हो गया लोड इंक्रीज करने की वजह से, एंड सुप्रा स्पाइनेटस भी रिक्रूट हो गया. बिकॉज ऑफ दैट हमारा ये वाला वेक्टर भी इंक्रीज हुआ, तो बिकॉज ऑफ दैट दोनों को वेक्टर की लेंथ अगर इंक्रीज हुई है तो इवेंचुअली हमारा रिजल्टेंट का जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए. एंड उस केस में और वो रीएनफोर्स करेगा हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस विद ग्रेनॉइड फोर्सा, या फिर इसकी स्टेबिलिटी को और एंश्योर करेगा. सबको ये बात समझ आई कि नहीं? Yes. ठीक है. Yes. It means it is the RIC, it is the bony geometry, it is the joint capsule in negative intracapsular pressure. Apart from that, it is the recruitment of, you can say, the this thing supraspinatus as well. So we can say as a whole all these structures they help to keep the GH joint in stability. ठीक है, stability इसको maintain करने में help करता है. Okay, and that is as a whole we can talk about the static stabilization. Now if we jump over to the dynamic stabilization of the GH joint, in this case we will see the person is now performing action, and because of that we will see now there is contraction of certain muscles. तो यहाँ पे मेजरली अगर हमें बात करनी है, सबसे पहले हम बात करेंगे डेल्टॉइड की इन केस ऑफ डायनामिक स्टेबलाइजेशन. उसके बाद हम सिट्स मसल्स की बात करना चाहेंगे, ठीक है, सिट्स मसल की हम बात करेंगे. उसके बाद हम लास्ट मसल जो हमें बात करनी है दैट इज़ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन. ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन इतना ज़्यादा फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोवाइड करेगा. लेकिन मेजरली इट इज़ द सिट्स एज वेल एज द डेल्टॉइड जो कि मेजरली हमारा जीएच जॉइंट की स्टेबिलिटी को एंश्योर करता है इन केस ऑफ डायनामिक, यू कैन से, मूवमेंट्स ऑफ द जीएच जॉइंट. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इफ़ यू टॉक अबाउट द डेल्टॉइड वी कैन सी हेयर कि ओके डेल्टॉइड इज प्रेजेंट हेयर ना. कोई बताएगा इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड कहाँ पे होता है? इंसर्शन ऑफ द मसल डेल्टॉइड ऑन द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है ना, डेल्टा ट्यूबरोसिटी पे हमारा इसका इंसर्शन है. तो सबसे पहली चीज़, अगर हम किसी भी मसल का रिजल्टेंट फोर्स बनाते हैं या फिर मसल का हम एक्स एंड वाई एक्सिस की अगर हम बात करते हैं, कंपोनेंट्स की अगर हम बनाते हैं उस मसल के, तो सबसे पहले उस मसल के इंसर्शन पे बनाएंगे. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है. ठीक है, कोई भी मसल की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो खैर नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे भी अगर हम सुप्रास्पाइनेटस की बात करेंगे तो उसके इंसर्शन पे, तो जहाँ पे उस मसल का इंसर्शन हो रहा है सिर्फ उस जगह पे हम वो फोर्स वेक्टर्स बना सकते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि हमारा डेल्टॉइड यहाँ से यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इंसर्शन उसका हो रहा है डेल्टॉइड का. इट मीन्स यहाँ पे हम रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर बनाएंगे डेल्टॉइड का. नाउ वी विल सी इसके एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट अगर हम बनाना चाहते हैं तो इट मीन्स एक्स कॉम्पोनेंट का मतलब हमारा जिस बोन पे उस मसल का इंसर्शन है उस बोन के पैरेलल जो कंपोनेंट बनता है दैट इज कॉल्ड एज एक्स कंपोनेंट, एंड उसी बोन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बनता है दैट इज कॉल्ड एज वाई कंपोनेंट. सबको ये क्लियर हुआ? तो देखो Yes. है ना, अगर मैं बाइसेप की Yes. बात करता हूँ, बाइसेप ब्रेकियाई, तो सबसे पहले कोई बताएगा बाइसेप ब्रेकियाई का अगर मुझे अगर मैं नॉर्मल मसल मतलब उसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, एनाटॉमिकल पोजीशन में मैं एल्बो फ्लेक्शन करना चाह रहा हूँ, उस केस में अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर बनाना चाहता हूँ बाइसेप ब्रेकियाई का, तो वो कौन से बोन पे बनेगा? रेडियस रेडियस के रेडियल ट्यूबरोसिटी पे ना, क्योंकि वहाँ पे उसका इंसर्शन होगा. एंड उसके अलावा रेडियस के पैरेलल जो कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी द एक्स कंपोनेंट. X component. हाँ, है ना. एंड रेडियस के परपेंडिकुलर जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी द वाई कंपोनेंट, है ना. या फिर इसको हम ट्रांसलेटरी कंपोनेंट एंड दूसरा क्या रोटेशनल कंपोनेंट भी बोलते हैं ना इसको. कि मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो जैसे ये हमारा यहाँ पे हमारा इंसर्शन है, इस बोन पे हमारा इंसर्शन है, रेडियस पे हमारा किसका बाइसेप का. अब इसके अलोंग जो एक एक्स कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी टुवर्ड्स द एल्बो जॉइंट, तो वो तो हमारा ट्रांसलेट करेगा ना, मतलब इस अगर एक्स कंपोनेंट के अलोंग अगर मूवमेंट होगा तो वो तो और स्टेबलाइज करेगा इसको, मतलब ये और ट्रांसलेटरी मूवमेंट करेगा. लेकिन अगर एक वाई कंपोनेंट की अगर हम बात करें जो कि अपवर्ड डायरेक्टेड है, बिकॉज
दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोन जिसके ऊपर मसल का इंसर्शन है, तो उस केस में वाई कंपोनेंट जो होगा वो हमारा रोटरी कंपोनेंट होगा, मतलब वो हमारा रोटेशन मोमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो रोटेशन के लिए हमारा वाई कंपोनेंट एंड ट्रांसलेशन के लिए हमारा एक्स कंपोनेंट। एंड हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तभी हम एक पर्टिकुलर मूवमेंट कैरी आउट कर सकते हैं। देखो कहीं पे भी अगर हम देखेंगे हमारा रोटेशन मूवमेंट होगा, उसके साथ में ट्रांसलेशन भी होगा, तो इसलिए एज अ होल पूरे मूवमेंट को हम बोलते हैं कर्वीलीनियर मूवमेंट। मतलब कोई भी अगर आप मूवमेंट की बात करोगे हमारे बॉडी में जो होता है दैट इज कर्वीलीनियर इन नेचर, ठीक है। मतलब वहाँ पे कर्व भी बन रहा है एंड साथ में लीनियरली भी वो स्ट्रक्चर ना एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। मतलब देखो अगर मैं एल्बो फ्लेक्शन की बात करता हूँ, एक तो इस कर्व में ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, एंड दूसरा यहाँ से यहाँ तक ये मूव कर गया, मतलब यहाँ से यहाँ लीनियर मूवमेंट भी तो हुआ है। तो दैट्स वाई वी कॉल इट एज कर्वी लीनियर, कर्व प्लस लीनियर मूवमेंट भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम रोटरी एंड ट्रांसलेटरी दोनों कंपोनेंट्स की हम बात करना चाहेंगे जब हम बात करेंगे मतलब कंपोनेंट्स की, ठीक है। और हमेशा मसल जहाँ पे इंसर्शन हो रहा है सिर्फ वहाँ पे हम फोर्स वेक्टर बनाना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब हमें ओके, तो अब यहाँ पे वी कैन सी इजली अगर हम डेल्टॉइड की बात कर रहे हैं, बिकॉज नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द मसल इस तरह से प्रेजेंट है कि मसल का रिजल्टेंट फोर्स जो होगा दैट हैज़ टू बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल सी कि जो पैरेलल कंपोनेंट है और यू कैन सी द एक्स कंपोनेंट जो है दैट इज मच हायर एज कम्पेयर टू वाई कंपोनेंट। इसका सिंपली ये हम दिस इज बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द मसल। इसके अलावा अगर हम लेट्स से यहाँ पे सुप्रास्पाइनटस की बात करते हैं, ठीक है, सुप्रास्पाइनटस का इंसर्शन यहाँ पे है, ठीक है। अब इस बोन के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, तो इस बोन के पैरेलल कंपोनेंट एक बनाऊंगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट में बनाना चाहूँगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आई थिंक दैट विल बी टुवर्ड्स द ग्लिनॉइड फोसा, एंड पैरेलल कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी अपवर्ड्स। सबको समझ आ रहा है ये चीज़? सुप्रास्पाइनटस हमारी यहाँ से ऑल द वे अप टू जीटी यहाँ तक प्रेजेंट है, तो सुप्रास्पाइनटस के इंसर्शन पे अगर मैं ये ऐसी कंपोनेंट्स अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो इसका मतलब एक कंपोनेंट मैं सुपीरियरली डायरेक्टेड बनाऊंगा ऊपर की तरफ, है ना। दैट विल बी द एक्स कंपोनेंट दैट विल बी पैरेलल टू द ह्यूमरस, एंड दूसरा वाई कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द ह्यूमरस, और यू कैन से टुवर्ड्स द ग्लिनॉइड फोसा। तो उस केस में आप अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्स कंपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी कि वाई कंपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, आई थिंक वाई कंपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा Y होगी, component. है ना। बिकॉज मसल का ओरिएंटेशन इस तरह से है कि जहाँ पे मैक्सिमम मसल फाइबर्स जो है वो वाई कंपोनेंट के लिए ज़्यादा काम करेगा एज कम्पेयर टू एक्स कंपोनेंट। लेकिन अगर डेल्टॉइड की हम बात करें, डेल्टॉइड हमारा इस तरह से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये एक्स कंपोनेंट के लिए ज़्यादा काम करेगा, इसके फाइबर्स मसल फाइबर्स एज कम्पेयर टू वाई कंपोनेंट, ठीक है। तभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे पास एंड वाई कंपोनेंट काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू। लेकिन जब हम व्हेन वी विल परफॉर्म आर्म एबडक्शन जब हम परफॉर्म करेंगे उस केस में वी विल सी कि हमारा वाई कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी एंड एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कम होती जाएगी। बिकॉज अब हम देखेंगे हमारा एक्स कंपोनेंट जो होगा दैट विल डायरेक्ट टुवर्ड्स द ग्लिनॉइड फोसा, एंड वाई कंपोनेंट जो होगा वो हमारा रोटरी कंपोनेंट है, वो हमारा ऊपर की तरफ फेस करेगा जब हम आर्म लेट्स से 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन में ले आए। लेकिन अभी हम सिंपली ये देख सकते हैं मेजरली अगर हम डेल्टॉइड की बात करना चाहते हैं, एंड डेल्टॉइड किस तरह से डायनामिक स्टेबलाइजेशन में जीएच जॉइंट की स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर कर रहा है, तो इस तरह से इंश्योर कर रहा है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द डेल्टॉइड जो है दैट इज मच हायर, दैट इज ऑफ हाई यू कैन से वैल्यू, काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्स कंपोनेंट में डेल्टॉइड। तो इट मीन्स जब भी हम मूवमेंट कैरी आउट कर रहे हैं तो एक्स कंपोनेंट ऑफ डेल्टॉइड जो है दैट विल प्रिवेंट द इन्फीरियर ट्रांसलेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस ना, और यू कैन से इट इज़ द मेजर मसल जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, जो इन्फीरियर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके अगेंस्ट हमारा एक सुपीरियर यू कैन से सुपीरियरली ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है सो एज टू प्रिवेंट इन्फीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इवन दो डेल्टॉइड का कॉन्ट्रैक्शन जो है, जैसे हम सिट्स की अगर बात करते हैं, इन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इवेंचुअली हमारा ग्लिनॉइड फोसा की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स बिकॉज ऑफ दैट हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो उसको ओवर स्टिक कर रहा है टुवर्ड्स द ग्लिनॉइड फोसा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेल्टॉइड का कोई भी फोर्स कंपोनेंट इज नॉट टुवर्ड्स द ग्लिनॉइड फोसा, बट स्टिल वी से दैट डेल्टॉइड जो है ये हमारा जीएच जॉइंट स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हाउ? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ सुपीरियरली डायरेक्टेड फोर्स, एंड जो कि हमारा
inferior translation of head of humerus को prevent करता है, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ डैट ओनली वी कैन से कि जब अब हम मूवमेंट कर रहे हैं, लेट्स से हम आर्म एबडक्शन कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं विथ लोडिंग इन द आर्म, है ना, हमने हाथ में डंबल लिफ्ट किया हुआ है, स्टिल हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस का इन्फीरियर ट्रांसलेशन इसलिए नहीं होता बिकॉज देर इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेल्टॉइड, एंड उसकी वजह से देर इज अ हाई कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द डेल्टॉइड. बिकॉज ऑफ दैट यू कैन से द हेड ऑफ ह्यूमरस मेंटेन्स इट्स स्टेबिलिटी विद द ग्लिनॉइड फोसा. ठीक है, ये सबको समझ आया. तो इट मीन्स इट इज पैरेलल टू द ग्लिनॉइड फोसा इन इस तरह से इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी. ठीक है, ये सबको समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके. तो इन केस लेट्स से हम बोलते हैं कि आपके पास कोई पेशेंट आता है विथ पेनफुल आर्क सिंड्रोम. पेनफुल आर्क सिंड्रोम का कोई पेशेंट आया एंड उस केस में हमने स्पेशल टेस्ट किया, हमने फिगर आउट किया कि वहाँ पे सब एक्रोमियल स्पेस जो है वो डिक्रीज हो गया. बिकॉज ऑफ दैट उस केस में उस पेशेंट में हमें सब सुप्रास्पाइनस टेंडिनाइटिस देखने को मिल रहा है हमें. लेकिन अब हम उसका रीज़न क्या होगा, मतलब कि सब एक्रोमियल स्पेस डिक्रीज कैसे कर गया, या फिर एज अ होल हेड ऑफ ह्यूमरस ऊपर की तरफ कैसे मूव कर जाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे, मतलब चलो इन्फीरियरली मूव करता है समझ आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, लेकिन ऊपर की तरफ कैसे मूव कर गया. उसके लिए अगर हम रीज़न की बात करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ डेल्टॉइड. अगर आप देखोगे, अगर आप डायग्नोज करोगे किसी पेशेंट को विथ सब एक्रोमियल डिक्रीज्ड सब एक्रोमियल स्पेस, तो वहाँ पे वी कैन से इट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ डेल्टॉइड. जहाँ पे क्या होगा, मेजरली आप देखते हो ऐसा केस हमें देखने को मिलता है इन एथलीट्स, और यू कैन से जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो उनके केस में क्या होता है कि दे कंटिन्यूसली दे वर्क ऑन देयर डेल्टॉइड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन बट दे डोंट वर्क अपॉन देयर स्टेबिलाइजर्स. मतलब स्टेबिलाइजर्स कौन से, हमारे सिट्स मसल, मेजरली सिट्स मसल के ऊपर काम नहीं कर रहे, सिट्स मसल्स वीक है, लेकिन डेल्टॉइड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया. तो इन डैट केस अब सिट्स मसल जो है वो हमारी सफिशिएंट नहीं रही, मतलब वो काफ़ी मतलब वीक है सो एज टू मेंटेन स्टेबिलिटी, लेकिन डेल्टॉइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो इन डैट केस देर इज अ सुपीरियर ट्रांसलेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस विद रिस्पेक्ट टू ग्लिनॉइड फोसा, and because of that we say that there is overactivity of deltoid. Because of that now the head of humerus has now translated superiorly, and because of that हमारा subacromial space जो है that has now decreased significantly, and because of that we can say कि हमारा subacromial pain जो है वो arise करता है because of that. सबको एक चीज़ समझ आई कि mechanism क्या हो सकता है for decreased subacromial space? I don't know, सबको ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, या ज़्यादा हो रहा है तो लेट मी नो, फिर मैं रुक जाऊँगा. यस सर, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ओके ठीक है यस सर. ओके ओके ठीक है. फिर हम ऐसा करते हैं, इसको फिर हम यहाँ ही रोक देते हैं. अभी तो 8:18 ही हुआ है. ऐसा करें यहाँ पे देखो, बस ये थोड़ा सा है, डेल्टॉइड थोड़ा सा ज़्यादा है, बोरिंग हो रहा है नहीं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है ये मेरे ख्याल से. ऐसा करते हैं कि ना देखो डेल्टॉइड बस इतना सही है, हमें इतना समझ आ गया ना कि डेल्टॉइड की ओवर एक्टिविटी की वजह से सब एक्रोमियल स्पेस डिक्रीज कर सकता है, इतना हमें समझ आ गया. इतना सबको क्लियर है, इतने में कोई डाउट नहीं हमें, है ना. इसके अलावा सिंपली हमारे पास दो चीज़ें और हैं, बस इसकी हम बात कर लेते हैं 2 मिनट में, एंड उसके बाद हम इसको अभी हम रोक देंगे यहाँ पे. ठीक है, शोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है. तो यहाँ पे सिंपली एक तो हमारी सिट्स मसल्स एंड हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप. सिट्स मसल सिंपल हम देख सकते हैं. तो देखो सिट्स मसल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स की अगर हम बात करते हैं सिट्स मसल्स की, तो वी कैन सिंपली से देखो सुप्रास्पाइनस का फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यू कैन से सुपीरियर मीडियल डायरेक्शन में है, एंड ITS इंफ्रास्पाइनस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस, इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इन्फीरियर मीडियल डायरेक्शन में है. तो कांट वी से कि इन सब मसल्स का रिजल्टेंट फोर्स जो होगा that will be in towards the glenoid fossa, and because of that head of humerus को glenoid fossa के साथ में कांटेक्ट में रखने में हेल्प करेगी ये सारी मसल्स. इसमें कोई डाउट किसी को? यस सर. है ना, ये तो सिंपल है ना. मतलब कॉन्ट्रैक्शन एज अ होल, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल दीज मसल्स एज अ होल, इट विल मेक श्योर कि हेड ऑफ ह्यूमरस जो है इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द डेल्टॉइड.
विद द ग्लिनॉइड फोसा। एंड इसको भी अगर हम इंडिविजुअली देख लेते हैं, देखो आईटीएस की अगर हम बात करते हैं, आईटीएस मसल्स, ये देखो सारी मसल्स हमारी इवेंचुअली ग्रेटर ट्यूबरकल पे प्रेजेंट होती है, इंसर्ट होती है। तो ग्रेटर ट्यूबरकल से हम यहाँ पे फोर्स वेक्टर बनाना चाहेंगे। सुप्रास्पाइनेटस के लिए वाई कॉम्पोनेंट टुवर्ड्स द ग्लिनॉइड फोसा एंड एक्स कॉम्पोनेंट सुपीरियरली। बाकी आईटीएस के लिए आप देखो यहाँ पे सिंपली इट इज़ द वाई कॉम्पोनेंट टुवर्ड्स द ग्लिनॉइड फोसा एंड एक्स कॉम्पोनेंट इन्फीरियरली। तो देन वी कैन से सिंपल लास्ट एक लाइन है कि इट इज़ द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ ITS मसल्स, दैट इज इंफ्रास्पाइनेटस, टिबिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस, तीनों का वाई कॉम्पोनेंट एंड सुप्रास्पाइनेटस का भी वाई कॉम्पोनेंट, जो कि हमारा इंश्योर करता है GH जॉइंट की स्टेबिलिटी को। कोई डाउट यहाँ तक? ये तो बहुत सिंपल है। It is the Y component of these two muscles, or you can say as a whole the contraction of all these muscles. Eventually they make sure so as to keep the head of humerus in contact with the glenoid fossa. And last चीज़ जो हम देख रहे हैं, that is the long head of bicep muscle, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ बस यहाँ पे हम रोक देंगे, ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम क्या देख पा रहे हैं, बट वी कैन सी है कि यहाँ पे सिंपली एक चीज़ ये बता रहा है कि हमारा जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन है, इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द लैब्रम के साथ में कॉन्टैक्ट में होता है। एंड इवेंचुअली वी कैन सी विद द कॉन्टैक्ट विद दिस लिगामेंट्स एज वेल। तो व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन बाइसेप, बिकॉज ऑफ दैट हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन भी जब टेंशन इंक्रीज होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट एज अ होल हमारे जो यहाँ पे कैप्सूल लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स है, उसमें भी तो टेंशन इंक्रीज होना चाहिए ना, बिकॉज इवेंचुअली जो टेंशन है ये हमारा ट्रांसलेट हुआ फ्रॉम लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन अप टू द कैप्सूल लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स। तो उसका मतलब एज अ होल हमारा जो टेंशन है वो इंक्रीज कर जाएगा ना GH जॉइंट के कैप्सूल लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स में। एंड अब उसके अंदर टेंशन अगर इंक्रीज किया तो इवेंचुअली वो हमारा GH जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा, मतलब एनहेंस करेगा और ज़्यादा। सबको ये बात समझ आई? ठीक है। टेंशन इन दिस मसल विल इंक्रीज द टेंशन इन द कैप्सूल लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा ओके। अब यहाँ पे लास्ट एक लाइन लिखी हुई है, ये मैं चाहता हूँ कि अगर आप फिगर आउट कर पाते हो क्या है, वरना आप सोचना, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। कि यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि द बाइसेपिटल लॉन्ग हेड टेंडन जो है, इट टाइटन्स द सुपीरियर लैब्रम जो है उसको यू कैन से जो GH जॉइंट का जो लैब्रम है उसका सुपीरियर पार्ट, बिकॉज वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे इंसर्शन होता है या फिर अटैचमेंट होता है हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन का। तो इट सेज कि it tightens or it increases the tension in the superior part of the labrum, GH labrum, and transmits the increased tension to the superior and the middle GH ligaments as well. मतलब एज अ होल सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर टेंशन इंक्रीज कर रहा है। अब लास्ट में यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लाइन है कि hence the bicipital tendon gets hypertrophied with rotator cuff tear. Bicipital tendon जो है it gets hypertrophied इन केस जहाँ पे हमारा जो सिट्स मसल जो है अगर उनका टीयर होता है इन डैट केस। ऐसा क्यों होता होगा? किसी को आइडिया है? कोई अगर सोच सकता है इस पर कि इसका रीज़न क्या है? बहुत सिंपल रीज़न है। ये कह रहा है कि सिट्स मसल जो है, अगर सिट्स मसल्स अगर टीयर में चली जाती है, अगर एफिशिएंटली वर्क नहीं करती, तो इन डैट केस लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप जो है उसका हाइपरट्रॉफी हमें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता होगा? इट इज़, देखो सिंपली यहाँ पे इट इज़ बिकॉज लॉन्ग है। इसका आंसर ही यही है कि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन हमारा एनहेंस कर रहा है ना। क्या आई थिंक सब एग्जॉस्ट हो गए हैं अभी मेरे ख्याल से। बट ये कि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन जो है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। अब अगर सिट्स मसल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही तो उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी विल इंक्रीज ऑन द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, है ना। ये होगा कि नहीं होगा? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ना, सो एज टू मेंटेन द टेंशन। तो अब हमारे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो करना पड़ेगा। तो जहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ पे हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होगी। तो हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होगी तो बिकॉज ऑफ डैट हमें हाइपरट्रॉफी। तो इसलिए ये एक लाइन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से मैं क्वेश्चन निकाल कर दे सकता हूँ आपको, ठीक है। मतलब कि बाइसेपिटल सिट्स मसल के इंजरी के केस में या फिर सिट्स मसल अगर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करे, इन दैट केस we can see hypertrophy of the long head of bicep tendon. Why? Because now the responsibility on the long head of bicep tendon will increase so as to maintain certain amount of tension in the GH joint capsule ligamentous structures. सबको ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। That was as a whole the dynamic stabilization. इसको एक बार फिर रीड करना।
हम एक बार कल की क्लास में एक बार इसका थोड़ा सा रिव्यू एक बार फिर से लेंगे एंड उसके बाद वी विल कंटिन्यू। इसके बाद कुछ नहीं बचा, इसके बाद नॉर्मल इसके थोड़े बहुत मसल्स की मैं बात करनी है कि कॉम्बिनेशन में मसल्स किस तरह से काम करती है। मुझे लगा था कि मैं आज में कवर कर दूंगा बट आई थिंक ज़्यादा हो गया, तो इसलिए बेटर है कि इसको हम कल ही करेंगे एंड देन ठीक है, इसके बाद वी विल कंप्लीट इट। ठीक है, तो ओके यहाँ तक हम इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? आई नो काफ़ी कुछ कवर हो गया है, जैसे इसको एक बार गो थ्रू करना आई थिंक मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे आपको एक बार रीड करने में। एंड अब रीड करते टाइम आपको आप इजीली आप फिगर आउट कर पाओगे कि कहीं पे मतलब जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, वो क्यों लिखा गया है। ठीक है, ओके कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ओके देन ठीक है, इवन मैं भी थक गया बोलते बोलते कंटिन्यूसली। ओके तो ठीक है, फिर देन लेट्स वाइंड इट अप हियर एंड वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। ओके ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. ओके ओके Thank you, sir. थैंक यू Thank you.